सब भाई स्क्रीन नजर आ रहा? हाँ, स्क्रीन नहीं आ रहा। सब वो हमारे को जो जो नहीं आ है नहीं आ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। सब भाई जी साहब। मैं एक 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 आ रहा है एक, नजर? एक मिनट सर। नहीं आ रहा नहीं आ रहा। स्क्रीन नजर नहीं आ रहा साहब। मैं हमारे बच्चों को बुला लेता हूँ जरा, क्योंकि जो लोग अपीयर है वही लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। स्क्रीन नहीं दिख रहा। ये शेयर करेंगे। भी भी दिख रहा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। देखिए, कोई भी बिजनेसमैन जो रहता ना, मिस्टर एक्स वाई जी जो भी है, जब वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो लेट्स से कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट करते, तो वो बिजनेस प्रॉफिटेबल होता। उसके बाद में वो अगर कोई मोहल्ले में काम कर रहे थे, तो वो क्या चाहते कि भाई मैं जो है ना सिटी में अपने जो है ना चार पांच आउटलेट खोलूं, और या फिर चार पांच मेरे जो है ना डिफरेंट लोकेशंस पे वर्कशॉप्स हो, मैं वहां पे डालूंगा ऐसे वैसे। तो उसके लिए उनको फंडिंग चाहिए। फंडिंग के लिए वो क्या करते, अमूमन अगर फंडिंग है तो ठीक है, नहीं तो क्या करते, रिश्तेदारों के पास, दोस्त अहबाब के पास, अजीज व कारिब के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई मेरा ये काम है और इतना मेरा प्रॉफिट हो रहा, इस तरह से चल रहा है काम, इतनी मेरी बिलिंग है, इतने मेरे अखराजात है, तो मेरे को पैसा चाहिए दो। तो इनिशियल स्टेज पे जो इन्वेस्ट करते हैं उनको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, और जो फंडिंग आती है उसको बोलेंगे सीड फंडिंग। अब इसके बाद जब बिजनेस सेकेंड लेवल पे ग्रो होगा, जैसे कि मिसाल के तौर पे वो एक सिटी में थे, अभी क्या चाह रहे हैं कि वो एक फैक्ट्री कोई दूसरी सिटी में खोले। जैसे हैदराबाद में थे, अभी बोलेंगे भाई मेरे को एक बॉम्बे में खोलना है, एक दिल्ली में खोलना है। इस तरह से जो है ना अगर डिफरेंट लोकेशंस पे खोलना है, उनको लार्ज स्केल पे जाना है, तो उनके पास में क्या ऑप्शंस रहते हैं? उनके पास में जो है दो तीन ऑप्शंस रहते हैं। पहला ऑप्शन के बैंक के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई मेरे को पैसा चाहिए, ये मेरा काम है, बिजनेस की फीजिबिलिटी स्टडी बनती, वो बताएंगे कि ये मेरा काम है, इस तरह से होता। बैंक वाले अपनी स्टडी करके उनको लोन देते हैं। ये लोन जो रहेगा ये फिक्स्ड इंटरेस्ट पे रहता, आपको जो है ना इतने % इंटरेस्ट देना है। आप काम करो, आप काम नहीं करो, आप कारोबार करो नहीं करो, बिजनेस आपका हो रहा नहीं हो रहा, कोरोना में फंसे हुए हैं, आप, आपको देना ही है पैसा। आपने जो लिया हुआ है वो बैंक को देना है। दूसरा होता बॉन्ड्स इश्यू करते, ठीक है। बॉन्ड्स में क्या रहता, ये पैसा जो है ना बैंक से नहीं आता, ये पैसा इंडिविजुअल से आता, और इसमें भी फिक्स इंटरेस्ट रहता। लेकिन बॉन्ड्स में एडवांटेज क्या रहेगा, बॉन्ड्स कैन बी सोल्ड। जैसे अगर मैं लेता हूँ बॉन्ड और मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, मुझे मसलन मिसाल के तौर पे मुझे 8% मिल रहा है फिक्स इंटरेस्ट एवरी ईयर, मैंने इसको आगे बेच दिया, साल भर के बाद मेरे को पैसे की जरूरत है, मैं क्या करूंगा, इसको आगे बेच दूंगा। तो बॉन्ड्स कैन चेंज हैंड्स, यानी एक 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 बंदे ने खरीदा दूसरे बंदे को बेच सकता है, इस तरह से बॉन्ड्स कैन बी सोल्ड, ठीक है। अब इसमें बॉन्ड्स जायज नहीं है, इट्स नॉट हलाल, हराम है। मैं ऐसे बस आप लोगों की जो है ना नॉलेज के लिए ये सब चीज बता रहा हूँ। तीसरा तरीका है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें क्या होता, मैं सेबी के पास में जाऊंगा, सेबी क्या है हम आगे देखेंगे। सेबी को बोलूंगा भाई मेरे को जो है ना अपना आईपीओ लॉन्च करना है, और वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, बोलेंगे भाई हमें इतने साल का डेटा आप दो, हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो सारा कुछ जब वो वेरीफाई कर लेंगे, वो आपको एक डेट देंगे, उस डेट पे आपका आईपीओ लॉन्च होता। आईपीओ क्या है, शेयर है बेसिकली, ठीक है। अब जैसे फर्ज करिए किसी को अगर 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो क्या करेगा, 1 लाख शेयर, 100 रुपए का एक शेयर, इस तरह से वो इश्यू करेगा। और ये आईपीओज लॉन्च होते इन द फॉर्म ऑफ अ बंडल। आपको एक शेयर या 2 शेयर इस तरह से नहीं मिलेगा,
आपको एक पूरा पैक मिलता, 25 शेयर, 50 शेयर, 100 शेयर, 200 शेयर, इस तरह का एक जो है ना आपको पूरा एक पैक मिलेगा, उसका शेयर्स का पूरा एक बंडल मिलेगा। दूसरी बात, दिस इज द ओनली टाइम वेयर a company is selling the shares directly to the client or directly to the customer or directly to the end user। ये सिर्फ एक ही बार होगा। इसके बाद में जैसे मैंने अगर आईपीओ खरीदा है, मैं अगर अपने कुछ शेयर्स बेचना चाह रहा हूं, इट आई हैव टू गो टू द एक्सचेंज, मुझे एक्सचेंज के पास जाना। सो दिस इज द ओनली टाइम वेयर द कंपनी विल बी सेलिंग द शेयर्स डायरेक्टली टू द रिटेल इन्वेस्टर्स और वॉट एवर इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्टर्स होंगे, ये सिर्फ एक दफा जो है ना ये डायरेक्टली बिकेगा, उसके बाद में ये नहीं बिकेगा। क्लियर है यहाँ तक? जी। अब जैसे ये एक दफा आईपीओ बिक गया, इसके बाद में एक डेट रहती है, मसलन आईपीओ की ओपनिंग डेट होगी, क्लोजिंग डेट होगी, उसके बाद में जो है आईपीओ लिस्ट होता है, एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा आईपीओ। जब आईपीओ लिस्ट होगा तो फिर वहां से सेकेंडरी ट्रेड शुरू होता है, जो एक्सचेंज में जो ट्रेड होगा वो ट्रेड शुरू हो जाता है। और ये एक्सचेंज जो है ना ये ऑक्शन बेस्ड मार्केट है, ये कोई ऐसा फिक्स प्राइस पे काम करने वाली मार्केट नहीं है, जैसे बकाले वगैरह में या सुपरमार्केट में आपको फिक्स प्राइस रहता है ना, वैसा फिक्स प्राइस का काम नहीं है, ये ऑक्शन है। ठीक है, अब शेयर का ये रेट है, तो आज की मतलब एक लिस्टिंग है 100 रुपए का है, कोई बोलेगा भाई मैं इसको जो है ना 98 में खरीदना चाह रहा हूँ, सेलर अग्री करता है तो 98 में बेचेगा, प्राइस नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद में कोई बोलेगा भाई मैं इसको 97 में खरीदना चाह रहा हूँ, सेलर अग्री करा है, 97 में बिका। कोई बोलेगा भाई मैं इसको जो है ना 102 में खरीदना हूँ, सेलर अग्री करता है, 102 में बिक गया। तो प्राइस नीचे ऊपर हो रहा है, फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, और ये ऑक्शन बेस्ड मार्केट है, ये फिक्स प्राइस नहीं है। तो हो सकता है शेयर की वैल्यू होगी 100 रुपए, ये आपको 10-20% कम पे भी मिल सकता है, 10-20% ज्यादा भी मिल सकता है, बल्कि 50%, 100% ज्यादा पे भी मिल सकता है, आपको 30-40% कम पे भी मिल सकता है। तो ये वो है, ऑक्शन बेस्ड मार्केट है। अभी फिलहाल जो है राइट नाउ इंडिया में 2 एक्सचेंजेस है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हम जिसको एनएसई बोलते हैं, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पीएससी। पहले हुआ करता था सीएससी, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, वो बंद हो गई, अभी मार्केट फंक्शनल नहीं है। मैंने इस पे आपको एड्रेस भी दिया है, वेबसाइट है उनकी, आप जाके चेक कर सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पुरानी कंपनी है, बहुत पुरानी है, दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड, बहुत पुराने हैं ये लोग, और इसके ऊपर तकरीबन 5000 कंपनीज लिस्टेड है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज रिलेटिवली न्यू, ये नहीं है, और इसमें तकरीबन 2000 कंपनीज लिस्टेड है। लेकिन जो ट्रेड वॉल्यूम होता है, जो खरीदी बिक्री होती है शेयर्स की, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा होगी। आप वॉल्यूम कभी भी चेक करेंगे, मतलब अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में फर्ज करिए एक कंपनी के अगर 1 लाख शेयर बिकते हैं, तो नेशनल एनएसई में वही कंपनी के आपको देखेंगे आप 4 लाख शेयर बिके या 5 लाख शेयर बिके। इस तरह से जो है ना बहुत ज्यादा फर्क होता है, सेलर और बायर एनएसई पे ज्यादा है। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है दे प्रिफर एनएसई, एक्चुअली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो प्रिफर करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से सब कंट्रीज के अपने अपने मार्केट्स है, सब अलग अलग मार्केट्स है। जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, NYSE बोलते हैं उसको, नैस्डैक है। चाइना की जो मार्केट है उसको शांघाई स्टॉक एक्सचेंज बोलेंगे। जापान में टोक्यो है, TSE। फिर यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज है। तो इस तरह से अलग अलग हर कंट्री में अपना अपना एक्सचेंज है, वहां पे उस कंट्री से रिलेटेड जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स जो है ना वो ट्रेड होते हैं। क्लियर है? जी। देखिए, अब आपको अगर कोई कंपनी का स्टॉक खरीदना है या बेचना है, आप चाह रहे हैं कि इन्वेस्ट करें या फिर जो है ना ट्रेडिंग करें, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? आप सबसे पहले तो आप डायरेक्टली NSE या BSE में जाके आप बोलेंगे भाई मेरे को शेयर बेचना है, ऐसे नहीं होता। आपको जाना पड़ेगा थ्रू अ ब्रोकर। सेलर भी ब्रोकर के पास जाता है, बायर भी ब्रोकर के पास जाता है, और हमको ब्रोकर के पास एक अकाउंट खुलाना पड़ता है जिसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। ठीक है, अब होता क्या है, NSE में इंडेक्स बनी होती है कि भाई ये कंपनी है और इसका स्टॉक इतने का है।
BSE में इंडेक्स है, ये कंपनी है, इसका स्टॉक इतने का है। तो सेलर अपना प्राइस देता है, बोलता है मैं इतने का सेल करूंगा, बायर अपना प्राइस देता है, तो वो हम लोग इंडेक्स देख के हम ट्रेड करते हैं। ठीक है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स, बहुत सारे ब्रोकर्स है। रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह से खोलेंगे, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है। आपको जब आप शेयर खरीदने जाएंगे तो आपको जाहिर सी बात है यू हैव टू पे। तो जो पैसा आता है वो आएगा आपका बैंक अकाउंट से। आपके डीमैट अकाउंट को आप एक बैंक अकाउंट से लिंक करेंगे, वन और मल्टीपल व्हाट्सएवर। लेकिन जो बैंक अकाउंट है वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, और उसको जो है ना आप प्रॉपर KYC होना चाहिए, जैसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह जो है ना वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए। और आपने जो बैंक अकाउंट रजिस्टर करवाया है, मसलन 1 करवाया है, 2 करवाया है, SBI करवाया, ICICI करवाया, आप उसी से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और उसी में विड्रॉ कर सकते हैं। आप जो है ना, आप बोलेंगे मेरा एक अकाउंट है मसलन HDFC में, मैं वहां से पैसा डालता हूँ, वो नहीं लेगा। ठीक है। हत्ता लो जब आप UPI से ट्रांसफर करते हैं, UPI से कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, उसमें भी ये रहता है कि वो चेक करता है कि कौन से बैंक से आ रहा है, ये रजिस्टर है, हाँ, तभी वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो वो UPI पेमेंट्स भी रिजेक्ट कर देता है। ठीक है। ये हो गया। अब जब हम पैसा डालते हैं और कोई स्टॉक हम परचेज करेंगे, तो ये हमारा जो स्टॉक होता है, पहले क्या होता था, पहले स्टॉक का जो है ना पूरा पेपर वर्क होता था, बॉन्ड पेपर पे सारा कुछ अग्रीमेंट वगैरह बनता था, ये आपको बाई पोस्ट आता था। EMS हो गया या कोई भी DHL, FedEx वगैरह से आपको बाई पोस्ट आता था ये, आप इसको रिसीव करते थे और ये अपने पास रखते थे, फिजिकल डॉक्यूमेंट। अभी क्या है, अभी फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, वर्चुअल डॉक्यूमेंट। लेकिन ये वर्चुअल डॉक्यूमेंट रखा जाता है रिपॉजिटरी में। रिपॉजिटरी आप ऐसे समझो कि एक डिजिटल सेफ है, तिजोरी है, उसके अंदर आपके जो है ना सारे स्टॉक्स रखे हुए हैं। ठीक है। आप शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं NSE PSE से, वो आएगा आपके रिपॉजिटरी में, डिपॉजिट होगा और वो लिस्ट होगा आपके डीमैट अकाउंट में। ठीक है। एक्चुअल शेयर जो स्टोर होता है वो रिपॉजिटरी में स्टोर होता है, लेकिन आपको इंडेक्स दिखाएगा। जैसे आपने एक बुक ली है, उसमें लिख रहे हैं आप कि मैंने जो है ना आज 2 शूज खरीदे, कितने के खरीदे, 100 रुपए का एक शूज खरीदा है। मैंने आज जो है ना 2 शर्ट खरीदे, कितने के खरीदे, इतने का खरीदा है। वो आपके पास में लिस्ट बुक में बनी हुई है, इंडेक्स बनी हुई है, लेकिन आप रख कहाँ रहे हैं उसको, शूज को आप यहाँ तो नहीं रख रहे, आप बुक में तो नहीं रख रहे, आप उसको रख रहे हैं अलमारी में रख रहे हैं, या फिर जो भी आपका शू रैक वगैरह रहेगा उसमें रखेंगे आप। तो इसी तरह शेयर्स जो रहते हैं वो डिपॉजिटरी में रहते हैं। और ये मैकेनिज्म जो है ना, ये +T1 बोलते हैं हम इसको। मतलब आज अगर मैंने शेयर खरीदा है तो ये नेक्स्ट अगर वर्किंग डे है, कल जैसे जुमा है, कल वर्किंग डे है, तो जुमा ट्रेडिंग सेशन के बाद तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 बजे तक मेरे रिपॉजिटरी में शेयर डिपॉजिट हो जाएगा। वो मुझे मैसेज आ जाता है कि भाई ये डिपॉजिट हो गया। और इसी तरह से जब आप बेचते हैं तो वो नेक्स्ट डे जो है ना आपके रिपॉजिटरी में से शेयर निकल जाएगा, कट जाएगा कि भाई आपने ये शेयर बेचे, इतने शेयर बेचे, तो इतनी क्वांटिटी आपकी कम हो गई है, डेबिटेड क्रेडिटेड करके आपको मैसेज आता है। इसमें अगर ब्रोकर भी चाहता है, ब्रोकर के पास आपका डीमैट अकाउंट का एक्सेस है, वो बोलेगा भाई मैं बेच देता हूँ, फलां शेयर इनका है मेरे पास में, मैं रेट आ रहा है बेच दूंगा, बाद में मैं सस्ता होगा खरीद के वापस दे दूंगा। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो बेचने जाएगा उसको OTP आता है, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। टी-पिन होती है, एक पासवर्ड होता है, कोड होता है, आपने वो कोड डालना है, फिर उसके बाद में OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे, वो आप OTP डालेंगे और आप उसमें क्वांटिटी भी मेंशन कर सकते हैं। मतलब आपके पास में 500 शेयर रखे हैं लेकिन आप सिर्फ 100 शेयर बेचना चाह रहे हैं, तो आप उसमें क्वांटिटी मेंशन करेंगे, मैं इतना ही बेचूंगा, बस आप उतने को ही ऑथराइज करें, बाकी के नहीं ऑथराइज करें। और आपको एक डेली बेसिस पे, जिस दिन आप ट्रेड करते हैं उस दिन आपको एक रिपोर्ट आती है NSE और BSE से। आपको ईमेल आएगा, बोलेंगे भाई आप आज आपने फलां कंपनी के 100 शेयर खरीदे हैं, इस रेट में खरीदे हैं, आपने फलां कंपनी के 20 शेयर बेचे हैं, इस रेट में बेचे हैं। आपको एक सारी रिपोर्ट आएगी। तो आपका ब्रोकर आपसे फ्रॉड नहीं कर सकता कि उसने बेच लिया फिर आपको जो है ना बाद में कवर कर दिया, ऐसे नहीं होता। ये रिपॉजिटरी जो है ना ये सेफ है। 2 रिपॉजिटरीज है अभी फिलहाल, एक है CDSL, दूसरी है NSDL। NSDL का जो
जो मार्केट शेयर है वो बहुत कम है। मैं समझता हूँ 5% उसका 5% से 10% उसका मार्केट शेयर होगा। CDSL जो है ना, इसका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है और ये कंपनी खुद स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होती है। ये कंपनी खुद जो है ना स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होती है। क्लियर है? हो क्या रहा है, आपने डीमैट अकाउंट खोला, डीमैट में बैंक से पैसा ऐड किया और आप जो लिस्ट है NSE पे BSE पे, वहां से आप शेयर खरीदेंगे। वो शेयर आपका जाकर के आपके रिपॉजिटरी में या आपके सेफ में, आपके लॉकर में सेव हो जाएगा और आपको एक मैसेज आ जाएगा कि भाई इतने आपके स्टॉक्स है, और वो आपके डीमैट में आपके पोर्टफोलियो में लिस्ट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? यस। जी हाँ। जी, आगे बढ़ते हैं। जी सर। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये लोग क्या करते हैं, ये आपका सारा जो प्रोसेस है इसको सेबी मॉनिटर करती है। ठीक है? जो मार्केट में जैसे पहले बड़े बड़े फ्रॉड्स होते थे, बल्कि अब भी होते हैं, तो वो जो है ना सारा कुछ सेबी मॉनिटर करती है। आपने हर्षद मेहता का अगर सुना है केस, तो उसमें आपने सेबी वगैरह का नाम तो सुना होगा। तो सेबी जो है ना ये सारे प्रोसेस को जो है ना मॉनिटर करती है। वो ये देखती है कि कोई शेयर के प्राइस में मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा, कोई फेक प्रॉफिट तो नहीं दिखा रहा, कोई जो है ना कोई और दूसरी एक्टिविटी में तो नहीं है। सेबी सारा कुछ मॉनिटर करेगी। बस दो टर्म्स है, वेरी फेमस टर्म्स। एक है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? ये हर्षद मेहता के टाइम पे होती थी कि भाई मैं जाता हूँ कंपनी में और मैं वहाँ के जो काम करने वाले हैं, जो यूनियन के लीडर्स है, लेबर यूनियन, मजदूर यूनियन जो भी है, उसके जो लीडर्स है, उनसे मैं जो है बोलूंगा भाई कैसा चल रहा है। वहाँ मुझे पता चला बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, अच्छा प्रॉफिट आने वाला है, तो मैं जो है ना सस्ते में शेयर खरीद के रख लूंगा और फिर जब जब रिजल्ट्स आएंगे उस टाइम पे मेरा प्राइस जो है ना मैं ऊंचे प्राइसों में बेचूंगा। इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, अंदर की इंफॉर्मेशन निकालना और उस हिसाब से ट्रेड करना। दूसरा है फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग क्या है कि मैं कंपनी के पहले शेयर्स खरीद लेता हूँ सस्ते में, फिर उसके बाद में उनको जो है ना मैं एक न्यूज़ फैलाऊंगा, अफवाह फैलाऊंगा कि भाई ये कंपनी फलां फलां कंपनी से बड़ा टाई अप करने वाली है, बड़ा एग्रीमेंट साइन करने वाली है। ठीक है? तो वो शेयर का जब प्राइस शूट अप होगा, मैं अपने शेयर बेच के मैं निकल जाता हूँ। तो ये सारी चीजें जो है ना सेबी मॉनिटर करती है। और सेबी जैसे कोई प्राइस में भी अगर कुछ मैनिपुलेशन होता है उसको भी मॉनिटर करती है सेबी। ये सारी मॉनिटर करके क्या करती है सेबी? सेबी जो है ना सर्वाइलेंस लगाती है। अलग अलग लेवल्स है सर्वाइलेंस के। ASM है, GSM है, ESM है। ASM जब लगेगा तो क्या होगा, शेयर जो है ना सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। अब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है हम आगे देखेंगे, उसमें बंद हो जाएगा। दूसरा, उसकी जो सर्किट रहती है यूजुअली 20% की सर्किट रहती है, मतलब 100 रुपए अगर है तो वो 20% तक ऊपर जा सकता है, 20% तक नीचे आ सकता है प्राइस, 25% तक नहीं जा सकता। वो 20% की सर्किट होती है। वो क्या करते हैं, सर्किट को छोटा कर देते हैं, 10% की सर्किट रहेगी बस। 100 रुपए तो 110 जाएगा, 110 से ज्यादा नहीं जा सकता, 90 तक आएगा, इससे नीचे नहीं जा सकता। और दूसरा तीसरा क्या करते हैं वो जो है ना डिलीवरी लाजिम कर देते हैं। मतलब आपने शेयर को जो है ना विदाउट डिलीवरी लिए आपने नहीं बेच सकते, आप उसको पहले डिलीवरी लेंगे, आपका +T1 जो मैंने टाइम बोला है वो टाइम गुजरेगा, उसके बाद आप शेयर को बेच सकते हैं, उससे पहले आप शेयर नहीं बेच सकते। तो इस तरह से क्या करते हैं सेबी जो है ना सर्वाइलेंस मेजर लगाती है। सेबी की वेबसाइट मैंने डाल दी है वहां पे, और मेजर्स किस तरह से लगते हैं, क्या लगते हैं। जब आप शेयर कोई खरीदते हैं ना उस टाइम पे आपको मैसेज आएगा कि भाई ये शेयर के ऊपर फलां सर्वाइलेंस मेजर लगा हुआ है। तो अभी एक कंपनी है HBL पावर लिमिटेड करके, उनके ऊपर जो है ना पहले GSM लगा हुआ था, अभी वो थोड़ा सा कम होके वो ASM में है। तो मैं समझता हूँ कुछ टाइम और ASM में रहेगी, उसके बाद में फिर वो ASM भी हटेगा उसके ऊपर से। ठीक है? रिक्वायरमेंट तौफीक टू भाई ओपन ये अ डीमैट अकाउंट। अ, जी, तौफीक भाई थोड़ा जरा डिटेल में बोलिए ना, ASM और ये GSM क्या है, ये सर्वालेंस का? ये जो है ना सेबी की तरफ से लगता सर्वाइलेंस, समझिए आप, नॉर्म्स लगते, सर्वाइलेंस नॉर्म्स लगते, जैसे कि मतलब अगर किस कोई, गलती से? अच्छा। देखिए क्या होता, ऑपरेटर्स रहते, ब्रोकर्स रहते, ये लोग क्या करते, कोई एक बंदे के साथ है, उसके पास में फलां शेयर है, तो उसको क्या करते, फेक शूट अप करते प्राइस को। ठीक है? शूट अप के कोई रीजंस होते हैं, तो वो सेबी मॉनिटर करती है, बोलती है यार तुम लोग तो इसको फेक कर रहे हो,
तो वो क्या करेंगे, उसके ऊपर जो है ना ब्रेक लगा देंगे, पॉज लगा देंगे, लिमिटेशंस लगा देंगे। ठीक है, आपको इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है मुस्तफा भाई। जब आपका शेयर जब आप खरीद रहे हैं ना, उस जी। टाइम पे आपको मैसेज आएगा, एएसएम जी। में है, जीएसएम में, ईएसएम में तो नहीं खरीदना शेयर, एएसएम या जीएसएम तक ठीक है। ठीक है, जी जी तो आपका मेजर आएगा कि भाई एएसएम में है, जीएसएम में है। अगर आप देख रहे हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी बहुत अच्छी है और आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड है, आप रुकना चाह रहे हैं, तो आप खरीद सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसा अच्छा, ये नहीं है कि मतलब कंपनी पढ़ने खत्म के है बाद करके। पता चलेगा ये जी? कंपनी अब ये कंपनी की ये प्रोफाइल क्या, तो पढ़ने के बाद हमें क्या तो पता चलेगा कि कंपनी का क्या स्टैंडर्ड है, नहीं, उसका क्या तो आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे ना, मैंने जो लिंक दी है वहां पे आप जी। जाएंगे, या फिर सेबी की वेबसाइट पे जाएंगे, या एनएससी पे जाएंगे, एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आप लिस्ट आपको मिल जाएगी जो शेयर्स पे सर्वाइलेंस लगा हुआ है ना। अभी भी जी। आप जी। जाके देख सकते हो उस पे, जो जो शेयर्स पे सर्वाइलेंस लगा हुआ है, किस ग्रेड का सर्वाइलेंस लगा हुआ है, वो सारा इन्फॉर्मेशन रहता है सेबी की वेबसाइट पे। सेबी की जी। वेबसाइट पे भी रहता है, एनएससी पे भी रहता है। जी। जी। अभी भाई एक ठीक है क्वेश्चन है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले, अभी भाई क्वेश्चन है, थोड़े दिन जी पहले मैं एचएमटी का शेयर लिया था, तो वो 44 जी 45 था। वो जैसे जी। ही 68 हुआ मैं निकाल दिया, क्योंकि मैं देखा एक जमाने से उसमें मेरे को लॉस हो रहा। जैसे ही मैं निकाला ठीक है वो 100 के करीब हो गया। तो मैं कैसे जी। पहचानूंगा कि भाई इसका सर्वनाश खत्म हो गया? मेरे को लग रही है अच्छी कंपनी है, और वो इत्तेफाक से क्या हो गया कि भाई काफी देर तक मैं इंतजार करा। जैसे मैं निकाला 100 तक चले गई वो, नहीं, आप एक जब ही हफ्ते शेयर में। खरीद रहे तो मैं थे, कैसे पहचानूं? आप जब नहीं नहीं, आप जब शेयर खरीद रहे थे, आपको मैसेज आया कि सर्वाइलेंस लगा हुआ है? जी जी बिल्कुल। मैसेज आया आपको सर्वाइलेंस लगा हुआ है? जी हाँ जी हाँ, सर्वेलेंस का मैसेज आया था उससे। तो भी मैं मैसेज लिया आया क्योंकि था, मुझे तो पता था। फिर आप जो है ना वेबसाइट पे जा करके आपको चेक करना पड़ता कि भाई ये किस किस नौयत का सर्वाइलेंस लगा हुआ है। यूजुअली एएसएम जो है ना वो कुछ हफ्तों के लिए रहता, वो क्लियर हो जाता। अच्छा, जीएसएम कुछ अब मैं देख। महीनों के लिए रहता, महीना दो जी महीने के लिए रहता है, वो क्लियर हो जाता है। ईएसएम में नहीं पड़ना, ईएसएम लंबा रहता। अब मैं देखा ये शेयर माशाल्लाह मल्टी बैगर हो गया, और मैं बोला अरे क्या मैं कर दिया। खाली मैं 2 रुपए के हिसाब से मैं निकाल दिया। एक जमाने तक रखा, मेरे को लगा था कि ये जरूर जाएगा आगे, मगर जी। मैं देखा भाई ये जा रहा नहीं बोल के मैं निकाल दिया, मुझे कोई सपोर्ट भी नहीं मिली। ये अब तो मालूम है ना, आप नेक्स्ट टाइम खरीदे तो चेक कर लीजिएगा। जी जी। नहीं, ऐसा 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 ठीक है, कौन सा फंडामेंटल है जहाँ पे मैं जाके इसकी वेबसाइट पे चेक कर सकूं? वेबसाइट पे जाइए, आप जाकर के आप गूगल में मारो, अच्छा। लिस्ट ऑफ शेयर्स अंडर सर्वाइलेंस अंडर एएसएम या जीएसएम मारो, आपको नहीं सीधा नहीं लिंक पे ले जाता वो। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ। जैसे अब मेरे दिल में था कि भाई ये शेयर जरूर आगे जाएगा, मैं काफी शेयर लेके रखा। ऊपर नीचे आया, 60 से 40 पे आया तो भी मैं रखा। जैसे ही 2 रुपए बढ़ा मैं निकाल दिया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे जब दिल में है ये बढ़ेगा आगे, तो पक्का यकीन है बढ़ेगा। अब वो बढ़ गया, तो मेरे को ये पूछना है कि भाई मैं वो कौन सी जगह है जहाँ पे जाके मैं इसको चेक कर सकूंगा कि भाई ये मल्टीपैकर बनने वाला है? मेरे दिल में आ रहा, मैं कैसा उसको क्रॉस चेक करूं? मल्टीबैगर के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा स्टॉक का, और आपको व्यू रहना, मतलब जैसे मिसाल के तौर पे कौन से सेक्टर का है। अभी जैसे एक एक मिसाल के तौर पे देखिए क्या हो रहा है कि पेट्रोल जो है ना, जी पेट्रोल धीरे धीरे लोग पेट्रोल के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म करना चाह रहे हैं। कोई भी कंट्री जो है ना डिपेंडेंसी खत्म करना चाह रही है। उसके जगह पे दो ऑप्शन है हमारे पास, सीएनजी और एलपीजी गैस है। आप देखो अक्सर ट्रांसपोर्ट जो है ना अभी गैस पे चल रहा है, ऑटो वाले वगैरह जो है ना सीएनजी है, एलपीजी है, कार्स वगैरह भी सीएनजी एलपीजी पे चल रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो अब क्या होगा, ओवर द टाइम ये मार्केट शिफ्ट होगा। तो मार्केट जब शिफ्ट होगा तो पेट्रोल का कंजम्पशन नीचे जाएगा और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का कंजम्पशन ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में क्या लगती, बैटरी लगती। तो बैटरी बनाने वाली जो कंपनीज है अभी फिलहाल राइट नाउ बहुत ज्यादा डिमांड में है। उनका पीई जो है ना, हम पीई मल्टीपल अप टू 100 भी है उनका, 100 से ज्यादा भी। हम पीई वगैरह ये सब आगे सीखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस में सीखेंगे। तो इस तरह से आपको नजरिया रहना चीजों का कि भाई ये क्या है और कहाँ जा सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। या अभी जैसा पेपर है, पेपर इंडस्ट्री क्या है, पेपर इंडस्ट्री अभी घट रही है, पहले के जैसा कंजम्पशन नहीं रहा पेपर इंडस्ट्री का। तो अभी पेपर इंडस्ट्री में रिसेंटली बूम आया था
लेकिन उससे पहले जो भी पेपर के स्टॉक्स थे वो जो है ना अंडर वैल्यूड थे, बहुत सारे स्टॉक्स अंडर वैल्यूड थे। अभी फिलहाल राइट नाउ जो है फर्टिलाइजर्स जो है, फर्टिलाइजर्स सेक्टर में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो अंडर वैल्यूड है। ठीक है, हम लोग इसको आगे फंडामेंटल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे मुस्तफा भाई। तो रिक्वायरमेंट टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। जी कोई कुछ आवाज आ रही थी बीच में, तो कुछ पूछना चाह रहे? नो ओके 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 सर, ESM और ASM में डिफरेंस क्या है सर? अब वो वेबसाइट पे जाके चेक करिए भाई, उस पे हम लोग ज्यादा टाइम फोकस नहीं कर सकते। देखिए ये दो चीजें हैं, एक चीज ये है कि जिसपे बहुत ज्यादा आपकी डिपेंडेंसी रहेगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कैरी नहीं करता। ठीक है, तो हम लोग उस पे फोकस नहीं करेंगे, हम लोग उस पे फोकस करेंगे जो मेन है, जो इंपॉर्टेंट है, उस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, नहीं तो हमारा टाइम खराब होगा, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते फिर। ठीक है ना? आप देखिए अगर आप 100 शेयर खरीदते हैं तो शायद हो सकता है कोई एक आध शेयर होगा या दो शेयर होंगे, एक शेयर होगा जो आपका जो है ना ASM में GSM में है, तो वो एक शेयर के लिए इतना ज्यादा आप वो करने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आया, छोड़ दीजिए, दूसरा शेयर खरीदिए। चेक कर लीजिए आप, वेबसाइट मैंने लिंक दी है, प्रेजेंटेशन में शेयर करूंगा, आप चेक कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस है, क्या है। ठीक है ना? रिक्वायरमेंट टू ओपन ए डीमैट अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आधार और पैन दोनों आपके लिंक्ड होना चाहिए, और आपका आधार कार्ड जो है ना आपके मोबाइल नंबर से पे रजिस्टर होना चाहिए। जो भी आपका OTP वगैरह आएगा वो आधार कार्ड के थ्रू जो है ना, जब आप रजिस्टर करते हैं तो उस टाइम पे भी आधार का OTP आता है, आधार वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद भी जब भी आप लॉग इन करेंगे OTP आएगा, जैसे बैंक में होता है ना, उस तरह से आप शेयर बेचना है OTP आ रहा है, इस तरह से जो है ना OTP आएगा। मोबाइल नंबर, मोबाइल लिंकेज बहुत जरूरी है। आपको फिर चाहिए PC या फोन विद कैमरा। जब आप रजिस्टर करते रहते हैं उस टाइम पे वो सेल्फी लेगा, आपका लोकेशन भी ट्रैक करता है, तो सेल्फी लेगा वो ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो आपके पास कोई भी, जिस पे भी फोन पे आप कोई दोस्त का लेकर हैं, जैसे भी आपको जो है ना, आजकल तो हर फोन में कैमरा है। ऑपरेशनल बैंक अकाउंट चाहिए विथ नंबर, ऑफ कोर्स बैंक अकाउंट चाहिए आपको जो आप लिंक करेंगे उसको, और आपको एक छोटे से पेपर पे साइन करना होता है जो आप अपलोड करेंगे। आपकी जो है ना सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए आपको कभी E-साइन होती है, आप आपके पास मोबाइल है या टैबलेट है तो उसी के ऊपर आप साइन करेंगे, या फिर जो है ना एक छोटे पेपर पे साइन करके आपको उसको अपलोड करना होता है। ठीक है? यस टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी इक्विटी बोलते हैं शेयर्स को, स्टॉक्स को, इसके अलावा कमोडिटीज होती है, और फॉरेक्स बोलते हैं, करेंसी होती है, करेंसी ट्रेड करते हैं। कमोडिटी ट्रेडिंग ट्रेड होता है, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, इसकी भी आप ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शंस होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बोलते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या है? वो शर्तिया है, समझिए, कंडीशनल बेस्ड ट्रेडिंग है, स्टॉक में भी होती है और कमोडिटीज में भी होती है। वो शर्तिया है कि अगर इस तरह का रेट आएगा तो मैं इतने पैसे दूंगा, नहीं तो मैं ये पैसे छोड़ के मैं निकल जाऊंगा, तो उस तरह से ऑप्शंस बोलते हैं। वो हराम है, मतलब ऑप्शंस और फ्यूचर्स और ऑप्शंस जो है ना नहीं करते। अब हम लोग इक्विटी में ट्रेड करते हैं, शेयर्स में ट्रेड करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में बताया था बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स में भी हम लोग ट्रेड नहीं करते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करते हैं। इक्विटी में भी दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड्स, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, शॉर्ट टर्म को पोजिशनल भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, डिलीवरी, ये दोनों डिलीवरी पे है। बाकी इंट्राडे जो है ना, अभी हम देखेंगे एक एक चीज डिटेल में क्या है। इंट्राडे जो है ना ऐसी ट्रेडिंग है जो आप शेयर को खरीदते हैं और उसी दिन आप उसको बेच देंगे, आप उसकी डिलीवरी नहीं लेंगे, आपके मतलब वो जो है ना आपके रिपॉजिटरी में नहीं आएगा, आपके डीमैट अकाउंट में वो ऐड नहीं होगा। ठीक है, वो आप खरीदेंगे, उसको रखेंगे, प्राइस ऊपर हुआ आपने बेच दिया, प्राइस नीचे हुआ आपने बेच दिया। आपने अगर 50 शेयर खरीदे, आपको अगर फर्ज करें मार्केट खुलती है 9:30 टू 3:30 मार्केट टाइम है, अगर आपने 10 बजे 100 शेयर खरीदे हैं, आपको 3:30 से पहले पहले वो 100 शेयर आपको बेचने हैं। इसको बोलते हैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना।
मार्केट ऊपर जाती है, आप नीचे खरीदते हैं, ऊपर जब जाएगी प्राइस शूटअप होगा, आप ऊपर बेचेंगे। मार्केट नीचे जाती है तो आप पहले सेल करते हैं, आपके पास स्टॉक नहीं है लेकिन आपने सेल कर दिया, इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। आपने सेल कर दिया, फिर जब प्राइस नीचे गया आप वहां पे बाई करेंगे तो आपको प्रॉफिट होता है। ये दोनों ही गलत है। दिस इज नॉट एज पर द शरिया, ये शरिया कंप्लायंट नहीं है, ये जो है ना इट्स नॉट, इट्स हराम। हम नहीं करते ये ट्रेडिंग, ठीक है। दूसरा है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या है? बहुत छोटे टाइम में, ये मशीन के थ्रू होती है, एआई बॉट्स वगैरह होते हैं उसके थ्रू होती है। 100 रुपए पे लेगा, 110 पे प्राइस जंप हुआ, उसने बेच दिया, फिर आया 120 पे आया, उसने बेच दिया, फिर 100 पे आया, उसने खरीद लिया, फिर नीचे आया, बेचा। इस तरह से बहुत तेजी से विद इन मिनट्स जो है ना ये ट्रेडिंग चलती है, इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंट्राडे। इंट्राडे लेकिन आप एज ए ह्यूमन करेंगे तो आप कितना जल्दी शेयर खरीद सकते हो और बेच सकते हो। कितने शेयर्स, आप एक शेयर पे काम करोगे, 2 शेयर पे काम करोगे, उससे ज्यादा शेयर्स पे आप काम नहीं कर सकते एट ए गिवन टाइम। लेकिन मशीन है या कोई बॉट है, एआई बॉट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, तो द मशीन कैन डू इट। आप 10 शेयर वो एक साथ खरीद सकता है, एक साथ बेच सकता है। तो ये स्कैल्पिंग वगैरह जो है ना, ये प्रोग्रामर्स करते हैं या फिर जो है ना हाईटेक बंदे जो होते हैं वो लोग करते हैं। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ए इंट्राडे। इंट्राडे ही है ये भी एक तरह का, हम लोग नहीं करते। दिस इज हराम एक्चुअली, शरिया कंप्लायंट नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या है? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप शेयर खरीदते हैं, आपको T++ T1 पे डिलीवरी मिलेगी, आप उसको रखते हैं 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, हफ्ता, महीना, 2 महीने, 3 महीने, आप उसको बेच देंगे। जी। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग किन लोगों के लिए बेहतर है या किस सूरत में की जाती है? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो है ना, इफ यू आर डूइंग ट्रेडिंग विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट, कोई किसी की सैलरी है 30,000, वो 5,000 सेव करके इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको जब पैसे की जरूरत रहेगी, वो पैसे की जरूरत रहेगी, उसको चाहिए, उसकी जब भी जरूरत है, गाड़ी खरीदना है, बच्ची की शादी है, फीस पे करना है, और कोई दूसरा काम है, तो उसको चाहिए होता है पैसा, तो वो 1 साल तक वेट नहीं कर सकता। उसने पैसा इन्वेस्ट किया, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद रेट बढ़ गया, बेच दिया, प्रॉफिट आ गया, रेट कम हुआ, बेचा, नुकसान उठाएगा, ठीक है। ये कुछ टाइम के लिए इसको होल्ड करते हैं और इसको बोलते हैं पोजिशनल। अभी आप कभी न्यूज सुन रहे हैं या फिर आप कोई न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं या कोई भी जो है ना आर्टिकल वगैरह रीड कर रहे हैं, तो उसमें वो सजेस्ट करेगा दीज आर द स्टॉक सजेस्टेड फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। तो आपने जैसे पोजिशनल पढ़ा है, आपको समझ आना चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज सब्जेक्टेड टू हायर रिस्क। इसमें जो है ना रिस्क ज्यादा है, क्योंकि क्या होता है कि कभी वॉलिटिलिटी रहती है, जैसे इलेक्शंस के दिनों में जो है ना मार्केट डाउन जाता था, अभी आज मार्केट थोड़ी सी नीचे गई है, वॉलिटिलिटी रहती है, तो इसमें आपको क्या है, रिस्क फैक्टर ज्यादा है, आप नुकसान भी उठा सकते हैं, आप फायदा भी मिल सकता है आपको। नीड टू बी एन एक्सपर्ट ऑन टेक्निकल एनालिसिस। देखिए 2 चीजें हैं, बल्कि 3 चीजें हैं। एक होता है मैनेजमेंट एनालिसिस, आप मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं, कौन है मैनेजमेंट, टाटा है, बिरलाज है, अंबानीज है, अडानीज है, कौन है मैनेजमेंट, कौन है, हाउ स्टेबल दे आर, ठीक है। दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं, उनकी बैलेंस शीट देखेंगे, उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, उनका जो है ना एबेटा बोलते हैं और कैश फ्लोस, ये सारा कुछ आप देखते हैं, इसको बोलेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। हम ये आगे सीखेंगे। तीसरा है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस में ये प्राइस चार्ट्स होते हैं, ये जो चार्ट आपको नजर आ रहा है ना, ये प्राइस चार्ट है। आपको समझ आना चाहिए ये प्राइस चार्ट और कहाँ पे आपको खरीदना है, कहाँ पे बेचना है, कैसे ये स्टॉक जा रहा है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये सारा कुछ आपको समझ में आना चाहिए, उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो आप अगर शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग करते हैं, आप छोटा मोटा भी कंपनी का फंडामेंटल्स क्विकली भी अगर आप स्टडी कर लेते हैं, हाँ भाई ये है, ठीक है, कंपनी अच्छी लग रही है, प्रॉफिट में है, ठीक है, 1 साल का 2 साल का आपने देखा, फिर आप ट्रेड करना आपने चालू कर दिया, डिटेल में आप नहीं जाएंगे, जरूरत ही नहीं है आपको।
लेकिन आपकी टेक्निकल एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस क्या करती है? टेक्निकल एनालिसिस आपको एंट्री और एग्जिट, आप कहाँ पे एंट्री लेंगे, मतलब आप कहाँ पे शेयर खरीदेंगे, और एग्जिट आप कहाँ पे शेयर बेचेंगे, इसके बारे में आपको जो है ना टेक्निकल एनालिसिस सिखाती है। जैसे देखिए ये जो है ना, ये प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ये यहाँ अगर मैंने खरीदा है शेयर को, मैंने खरीदा है, जैसे मैं खरीदूंगा उसके बाद में ये नीचे आ रहा है, ये दिखा आपको, यहाँ पे इसने ये लो हिट किया और फिर ये ऊपर जा रहा है। तो मुझे पता होना चाहिए बिहेवियर। मैं चार्ट देखूंगा, मैं बोलूंगा भाई रुकना है, अभी मुझे नहीं खरीदना है, मैं खरीदूंगा समवेयर अराउंड हियर, यहाँ पे मैं खरीदूंगा यहाँ पे, ओके। फिर ये जा रहा है ऊपर, ये ऊपर हिट किया इसने, मैं यहाँ नहीं बेचूंगा इसको, मैं आई विल सेल इट समवेयर ओवर हियर, यहाँ या यहाँ मैं उसको बेचूंगा। तो ये जो है ना, कहाँ सेल करना है, कहाँ एंट्री लेनी है आपने, कहाँ परचेस करना है, परचेस को बोलेंगे एंट्री, सेल को बोलेंगे एग्जिट। आपने कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ आपने एग्जिट लेनी है, ये आपको आता है बाय डूइंग टेक्निकल एनालिसिस। ये टेक्निकल एनालिसिस से आएगा आपको, ठीक है। और आपका जो शेयर होता है, जो शेयर आप सेलेक्ट करेंगे टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद, वो लॉन्ग टर्म का शेयर अलग होगा आपका और शॉर्ट टर्म का शेयर अलग होगा। आप शॉर्ट टर्म में अगर करना चाह रहे हैं तो उसका चार्ट जो है ना, आपने कुछ स्पेसिफिक चीजें, वो चीजें आपने देखनी है उसमें। लॉन्ग टर्म में आपने करनी है तो उसका कोई स्पेसिफिक चार्ट है, वो आपने देखना है, ठीक है। और इट्स अ फुल टाइम जॉब, मोर और लेस ये फुल टाइम जॉब है, क्योंकि आपको बैठना पड़ेगा वहां, देखना पड़ेगा कि प्राइस मूवमेंट क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, कैसे काम हो रहा है। जरूरी नहीं आप हर दिन करो, हो सकता है आप वीक में 2 दिन कर सकते हैं, 3 दिन कर सकते हैं, व्हाट्सएवर, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, ठीक है। ये देखिए, ये एक वो है चार्ट है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। जैसे मैंने अभी बताया है कि कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट लेना है, ठीक है। ये आपको स्टडी के बाद ही पता चलेगा। और आप इस स्टॉक को अगर देखेंगे तो ये वाला जो मूवमेंट है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं साइडवेज मूवमेंट। ये साइडवेज जा रहा है प्राइस, प्राइस जो है ना एक रेंज में खेल रहा है, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो इसका एक मैक्स है, ये 648 इसका मैक्स है, ये इसी रेंज में खेल रहा है ये। और ये इसका एक मिन है, ये 570 समथिंग इसका मिनिमम है। तो इसी रेंज में ये जो है ना ये खेलेगा। फिर उसके बाद में जब इसको ये तोड़ेगा, ये जो नीचे वाला लेवल है इसको हम बोलते हैं सपोर्ट, और ऊपर वाले लेवल को बोलते हैं रेजिस्टेंस। जब ये रेजिस्टेंस को तोड़ेगा इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ये देखिए यहाँ इसने ये रेजिस्टेंस तोड़ा और ये ऊपर आ गया। ये अब ये जो है ना ये ऊपर ही खेल रहा है, ये अभी ये इसके नीचे नहीं आएगा, रेजिस्टेंस जाके वो सपोर्ट हो जाएगा। ये हम लोग देखेंगे आगे सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। बेसिकली आपको समझना ये है कि आपका जो चार्ट पैटर्न होता है उस पर आपको फोकस करना पड़ता है कि शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा चार्ट मैं सेलेक्ट करूं, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा चार्ट सेलेक्ट करूं, वो आपने देख के फिर उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, इसमें हम ट्रेडिंग नहीं बोलेंगे, इसको इन्वेस्टिंग बोलेंगे। देखिए गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप कोई ट्रेड करते हैं, कोई शेयर आप खरीदते हैं, उसको आपने 365 डेज से पहले पहले बेच दिया, ओके। जैसे आपने आज शेयर खरीदा 100 रुपए में और 300 का रेट था, आपने उसको 300 दिन के बाद, यानी 7 महीने के बाद या 8 महीने के बाद आपने उसको बेच दिया, मिसाल देता हूँ। जो आपकी अर्निंग होगी वो आपकी शॉर्ट टर्म गेन्स बोलते हैं वो लोग, शॉर्ट टर्म गेन्स। उस पर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा। वेराज लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं, आपने आज शेयर खरीदा और उसके ऊपर 365 दिन गुजरे, उसके बाद आपने उसको बेचा है, तो इसमें इस सूरत में इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म गेन्स। लॉन्ग टर्म गेन्स में जो है ना आपको 10% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। मतलब अगर मैं शॉर्ट टर्म गेम्स में मैं 15 लाख कमा रहा हूं, मैं 15 लाख का सीधा सीधा 15% गवर्नमेंट को दे दूंगा। मैं लॉन्ग टर्म में अगर 15 लाख कमा रहा हूं, मैं 15 लाख का सिर्फ 10% गवर्नमेंट को दूंगा। तो ये डिफरेंस है, ओके। दूसरा चीज क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उनके लिए सूटेबल है जिनके पास में पैसा है, बैंक में पड़ा हुआ है पैसा, लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख। अब थोड़े से अमाउंट से शुरू करें, आपको रिटर्न्स आ रहा है, समझ आ रहा है, इट्स योर कप ऑफ टी, आपको समझ आ रहा है, आप
इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाएंगे धीरे 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 धीरे, बल्कि आप जैसे पैसा बनाएंगे ना, वो आपकी जो मजा है ना उसमें, वो खुद ब खुद आप पैसा दूसरी जगह से निकालेंगे और जो है आप इसमें इन्वेस्ट करते जाएंगे, क्योंकि बैंक में इंटरेस्ट मिलता है और इंटरेस्ट तो हम खाने से हम नहीं खाते इंटरेस्ट। तो ये सारा जो है आप इन्वेस्टमेंट में डालेंगे। तो किन लोगों के लिए है, आप लॉन्ग टर्म में जो है ना, कोई ऐसे ऐसे भी लोग हैं मार्केट में जो 10-10 साल 15-15 साल से वो इन्वेस्टेड है। एक उन्होंने मतलब 1000 शेयर खरीदे हैं, तो 1000 शेयर उनके 100 रुपए का खरीदा था, आज 3000 4000 का उनका शेयर है। जैसे जमीन भी वगैरह भी खरीदते ना भाई, 6000 से खरीदे थे, आज 60,000 उसका रेट है। तो इस तरह से जो है ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काफी लॉन्ग टर्म में भी लोग जो है ना वो इन्वेस्टेड रहते हैं, और ये आपके पास अगर सरप्लस है तो करने का काम है ये। डन विथ सरप्लस अर्निंग एंड कैन ब्लॉक द मनी फॉर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। आपके पास सरप्लस होना चाहिए और आपका पैसा जो है ना अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम तक ब्लॉक है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं भाई मैंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, लॉन्ग टर्म के नजरिए से मैंने इन्वेस्ट किए, लेकिन थोड़े दिन बाद मुझे कुछ जरूरत आ जाती है, क्या मैं विड्रॉ कर सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। आप जैसे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या लॉस बुकिंग करेंगे, ठीक है, वो आपका शॉर्ट टर्म गेन या शॉर्ट टर्म लॉस हो जाएगा। और एक बात, अगर आपको लॉस होता है, मतलब आपने लॉस लिया है, शेयर मार्केट में लॉस लिया है आपने, तो आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 1 साल मैंने जो है ना 2 लाख रुपए का लॉस उठाया है, मैं उसकी आईटी फाइलिंग करूंगा, वो मेरे पास में बैंक में उसमें रहेगा, मेरे अकाउंट में रहेगा। नेक्स्ट ईयर 2 लाख रुपए तक अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं कोई टैक्स नहीं दूंगा। लॉस को भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज है, स्टॉक मार्केट और गोल्ड हो गया या फिर जो है ना जमीन वगैरह हो गया या और कोई दूसरे टाइप का इन्वेस्टमेंट है, उसमें और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में फर्क क्या है? स्टॉक मार्केट आपको टैक्स से बचाता है। अगर आप कोई भी दूसरी जगह पे 15 लाख 20 लाख कमाएंगे, तो मैं समझता हूँ शायद 30% की सीलिंग है, टैक्स सीलिंग जो है। वो आप दिखाते नहीं दिखाते, पे करते नहीं करते, दैट समथिंग एल्स, लेकिन आपको टैक्स सीलिंग लगती है 30% की तकरीबन टैक्स सीलिंग लगेगी। अगर स्टॉक मार्केट में आपको 10% की टैक्स सीलिंग लग रही है, यू आर सेविंग अप्रोक्सीमेटली 20%, 20% तक आपकी सेविंग है। दूसरी चीज जो है ना, स्टॉक मार्केट की लिक्विडिटी बहुत सॉलिड है। आपको कल पैसा चाहिए, आप आओ, आज आपका स्टॉक मतलब 100 रुपए में आप बोलो मैं 97 में बेचता हूँ, टक करके उसी टाइम बिक जाएगा, आपको 80% पैसा उसी टाइम मिल जाता है। आप ट्रांसफर कर लो, वो आपको नेक्स्ट डे मिल जाता है बैंक अकाउंट में, या सेम डे मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन द ब्रोकर। बाकी का आपका जो 20% है वो आपको दूसरे दिन आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब अगर मैंने 1 लाख रुपए के शेयर बेचे, मुझे 80,000 उसी टाइम मेरे अकाउंट में आ जाते हैं, मैं उसको विड्रॉ डाल दूंगा, 2 घंटे में 3 घंटे में आएंगे, या नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरे विड्रॉ हो जाएंगे 80,000। बाकी 20,000 जो है ना मेरे नेक्स्ट डे मेरे अकाउंट में आएंगे, फिर मैं उसको फिर इसी तरह से मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो लिक्विडिटी जो है ना स्टॉक मार्केट में बहुत जबरदस्त। आप एक शेयर है जो 100 रुपए का है, वो 1 रुपए का बिक रहा है, आपको बायर मिलेगा, सेलर मिलेगा। आपका 100 रुपए का शेयर है, वो 1000 रुपए का बिक रहा है, आपको बायर मिलेगा, आपको सेलर मिलेगा। स्टॉक मार्केट के जैसी लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है। क्या सब्जेक्ट जी, आपने बताया कि ट्रेड ब्रोकर से करनी है। यहाँ सऊदी अरब में तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, और इंडिया में मैंडेटेड है क्या ब्रोकर से करना? हाँ ब्रोकर अकाउंट आपको जरूरी है। सऊदी अरब में मैं समझता हूँ बैंक्स के थ्रू करते हैं आप। बैंक के थ्रू, राइट। हाँ वही, बैंक के बैंक थ्रू इज नथिंग बट ए ब्रोकर। आपका बैंक जो है ना, बैंक का जो अकाउंट है वो आपको चार्ज करेगा ना, ब्रोकरेज भी चार्ज करेगा वो, ट्रांजैक्शन पे आपको इतना पैसा कटा, उतना पैसा कटा। हाँ, लेकिन परचेज और सेल का तो अपने इख्तियार में है ना। हाँ इसमें भी आपका इख्तियार है, परचेज और सेल जो है आपका इख्तियार है। आपको एप्लीकेशन देगा या वेबसाइट रहती है उसकी, आप आपके फोन पे ऐप डालो और आपको जो खरीदना है, जितने में खरीदना है आप खरीदो। मैं समझा आप थर्ड पार्टी ब्रोकर की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, थर्ड पार्टी वो किसी टाइम होता था, ओवर द फोन अगर आप बोल रहे हैं तो वो किसी टाइम होता था, अभी वैसा नहीं है। ब्रोकर जो है ना अपना इंटरफेस आपको देगा, आप फोन के ऊपर एप्लीकेशन रहेगा, वो डाउनलोड कर लीजिए, आपका यूजर नेम पासवर्ड डालिए, आपकी वॉच लिस्ट बनाइए, जो शेयर आपको खरीदना है, जितने में खरीदना है बाई करें, उतने तक आ गया वो आपको मिलेगा। अगर नहीं आया, प्राइस ऊपर चल रहा है, नहीं मिलेगा, नहीं आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, डिपेंड्स। अच्छा, एनआरआई समझ अकाउंट रहे यूज कर सकते हैं इसके लिए? एनआरआई अकाउंट यूज कर एनआरआई सकते एनआरआई के लिए देखिए 2 टाइप के वो है अकाउंट्स है, पीआईएस और नॉन पीआईएस। और एनआरआईज के लिए चार्जेस ज्यादा रहते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, जो पीआईएस अकाउंट है
उसमें जो आप फंड्स है वो फंड्स आप पुल बैक कर सकते हैं, रिपैट्रिएटिव बोलते हैं उसको। अच्छा आप फुल्स, क्योंकि आपके फंड्स है, आप सऊदी में वापस आप पुल करना चाह रहे हैं, क्योंकि एनआरई अकाउंट जो होता है उसमें आप पैसे वापस कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। जी जी हाँ, तो उसी तरह है ये, इसमें रिपैट्रिएटेड पीआईएस होता है, नॉन पीआईएस। पीआईएस जो होगा वो रिपैट्रिएबल होगा, और उसमें जो है ना आरबीआई शायद खुद मॉनिटर करती है, और उसमें जो टैक्स सीलिंग है वो तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30% है। मैं आपको पुरानी स्टोरी बोल रहा हूँ, अभी लेटेस्ट क्या है मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा whereas आप एनआरआई में नॉन रिपैट्रिएबल अगर आप खोलते हैं तो चार्जेस कम है, और आपका ब्रोकर ही आपका अकाउंट मैनेज करता है, मतलब वही हिसाब किताब रखता है, लेकिन शायद उसमें आपको टैक्स, शायद जो चार्जेस वगैरह है वो ज्यादा है। तो आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट तौफीक पे, भाई, तो जी हम अगर इंडियन हैं, हम इंडियन हैं, जी तो हम तो रहते हैं बाहर में, ओमान में हम रहते हैं, वो सऊदी में रहते हैं भाई साहब। तो हम सही है। तो एनआरआई बन के क्यों करेंगे ट्रेड? हम तो इंडियन अकाउंट से ऑपरेट करेंगे, तो उसमें हमको ज्यादा चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है, हाँ। करिए। आप आपके नाम पे करिए, या आप वाइफ के नाम पे करिए, या बेटे के नाम पे करिए, या और कोई आपके दूसरे रिश्तेदार है उनके नाम पे करिए, क्या मसला है। हाँ हाँ, तो जी एट द एंड ऑफ द डे आपने इन्वेस्ट करना है। तौफीक भाई, जी तो उनका मतलब शायद मेरे ख्याल से ये है कि हम बाहर रहते लेकिन हम ट्रेडिंग वैसा कर सकते हैं क्या बाहर से बैठ के, वो पूछ रहे हैं। आपका अकाउंट खोलते वक्त जो है ना, जब आप सेल्फी लेंगे ना, उस टाइम पे आपका लोकेशन ट्रैक होता। अदर देन दैट आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इधर सऊदी में बैठ के करो, आप ओमान में बैठ के करो, आप कहीं भी बैठ के करो, नो प्रॉब्लम। आपको ब्लॉक नहीं करेगा, आप वहां बैठे हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, नहीं। आपका जो फर्स्ट टाइम अकाउंट खुलेगा, डीमैट अकाउंट, उस टाइम पे वो जब सेल्फी लेंगे उस टाइम पे वो लोकेशन आपको बोलता है ऑन करो, वो लोकेशन आपने ऑन करना है, वो चेक कर रहा है कि आप इंडिया में हैं। तो आप किसी को बोल के आप अपना डिटेल्स दे के करवा सकते हैं, या आप खुद जब वहाँ रहेंगे इंडिया में आप करवा सकते हैं, जैसे भी है। या आपके जो है ना कोई रिश्तेदार भाई बंधु के नाम पे खोल के उनके नाम पे कर सकते हैं ट्रेडिंग, अग्री करके ऑफ कोर्स। अच्छा सर जी, आपने क्या तो बोला है ये लॉन्ग टर्म हो, अगर आप उसको शॉर्ट टर्म में अगर ये भेज दें कि भाई ये 365 डेज से पहले भेजे, तो आपको क्या तो 15% ये टैक्स देना पड़ेगा, राइट? आईटी जी। इसको अगर मैं क्या तो शॉर्ट टर्म अगर मैं लूं, तो मैं शॉर्ट टर्म को मैं ये लॉन्ग टर्म में रख सकता हूं? नहीं, क्या तो शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म में सेल करना पड़ेगा? नहीं जरूरत ही नहीं है वो। आप देखिए, दो तरीके, एक होता है इंट्राडे एमआईएस बोल के रहता, आपको एमआईएस रहता जी, मार्केट इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, एमआईएस करके लिखा रहेगा। अगर आप उसमें जाते तो आप जो है ना डिलीवरी आपको नहीं मिलती स्टॉक की, आप स्क्वायर ऑफ पोजीशन करेंगे, आप बेचेंगे, फिर जब निकलना है आपको आप खरीदेंगे, या फिर आप खरीदेंगे या फिर निकलते हुए बेचेंगे, वो आप स्क्वायर ऑफ हो जाते। दूसरा होता है डिलीवरी, आप एक दफा डिलीवरी ले लें स्टॉक की, आप उसको 10 दिन रखें, आप उसको 10 महीने रखें, आप उसको 10 साल रखें, कोई पाबंदी नहीं है उस पर। जी जी, सही है ना। क्लियर हो गया। मतलब जी, दोनों के लिए प्रोसीजर एक ही है, लॉन्ग एक टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए जो परचेज और सेल का प्रोसीजर है वो सेम सेम है। है, सिर्फ आपका टाइम फ्रेम जो है ना वो डिफरेंट है। और ये मॉनिटर होता है, ब्रोकर के पास भी मॉनिटर होता है, एनएससी बीएससी में भी मॉनिटर होता है। आपने फलां दिन फलां शेयर खरीदे, फलां दिन फलां शेयर बेचे, रिपोर्ट आती है बाद हफ्ता आपको, ठीक है ना। जी जी जी, अच्छा, अब इसके लिए आपको जी हेलो, एक और शरई बोलिए। सवाल होता है कि यहाँ के ट्रेडिंग में, यहाँ पे भी ट्रेडिंग करता हूँ, इसमें होता ये कि अगर मैं किसी दिन शेयर्स बेच देता हूँ तो मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन मैं उसको ट्रांसफर मेरे डेबिट अकाउंट में 2 दिन के बाद कर सकता हूँ, ठीक है। वो मेरे बेचने मेरे पे बोल रहे हैं आप, हाँ, बेचने पे मेरे खरीदने पे इन्वेस्टमेंट, खरीदने नहीं, बेचने पे कह रहा हूँ, बेचने पे स्टॉक का जो अमाउंट है वो मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आ जाता। ठीक है, आपके आई मीन इंडिया के टर्म्स में डीमैट अकाउंट बोले आप, ठीक लेकिन है, और वो अमाउंट लेकिन मैं ट्रांसफर मेरे डेबिट अकाउंट में 2 दिन के बाद कर सकता हूँ, 2 वर्किंग डेज के बाद, ठीक ठीक है। है, उस दौरान लेकिन मुझे वो ट्रेडिंग की इजाजत देता है, वो ठीक है। मुनासिब है? हाँ, आप दोनों कर सकते हैं। देखिए, आपको आप बेचेंगे किस सूरत में, मिसाल के तौर पे आपको पैसा अगर विड्रॉ करना है तो आप बेचेंगे, आपको कुछ पैसे की जरूरत है, गाड़ी खरीदनी है भैया, शादी है भैया, जो भी है खर्चा है, फीस देना है, कुछ भी आपको जरूरत है, आप शेयर फायदा बेचेंगे। दिखा आपके
जी फिर फायदा दिखा, मैं बेच दिया, मुझे विड्रॉ हाँ करना फायदा मकसद दिखा है। बेच दिया, ठीक है, डन है। आप फायदा दिखा और बेच दिया, आपके पास में आप अगर फर्ज करें 1 लाख रुपए के आपने शेयर बेचे, जी ठीक है, आपको उसी टाइम इमीडिएट 80,000 आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, फंड्स करके बताएगा, अवेलेबल कौन फंड्स 80,000। कौन से अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में या डिबिट अकाउंट में? डीमैट अकाउंट में, डीमैट अकाउंट। और फिर ये एक बार आगे बाद उसी को मैं तभी ट्रेड में डाल सकता हूँ, वही 80,000 को? आप उसी 80,000 से फिर वापस आप उसी टाइम ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, जबकि जबकि मेरे पास वो अभी 100% मिल्कियत नहीं हुई वो। नहीं, 100% मिल्कियत हो गई आपकी। अच्छा, अपने अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो गया तो भी काफी है। आप एक दफा जैसे ही शेयर बेचेंगे, जी इमीडिएटली रिफ्लेक्ट होता विद इन सेकेंड्स। हाँ, वो तो होता है, लेकिन मेरे को चूंकि डेबिट अकाउंट में डालने के लिए 2 दिन जो ले रहा है, तो मैं कश्मकश में था कि ऐसा तो नहीं कि नहीं ये देखिए, 2 दिन। आप जो है ना वहां पे सऊदी अरब की ट्रेडिंग को उसके साथ क्या बोलते हैं, इंडिया की ट्रेडिंग के साथ आप एसोसिएट करके कंपेयर कर रहे हैं। इधर का अलग सिस्टम है, उधर का अलग सिस्टम है। आप अरे अपने वैसे बैंक अकाउंट से वहां पे कुछ नहीं करते, आप जो भी करते ब्रोकरेज अकाउंट से करते। डीमैट आपने से। डीमैट अकाउंट बना लिया तो सबसे पहले खरीदने के लिए आपको आपके बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करना पड़ेगा ब्रोकर अकाउंट में। ये ऐसे ही होता है, यहाँ आपने पे भी 2 ऐसे। लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, अब आपको बताएगा अवेलेबल फंड्स 2 लाख रुपीस। बिल्कुल ऐसे ही। आप इसको खरीदें या आप इसको रखे रहें, आपको समझ में नहीं आया, अपॉर्चुनिटी नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू बाय, डोंट बाय, द मनी विल बी सही देयर। सही है, सही है। ठीक है, ओके, मतलब आपने खरीद लिया, 15 दिन के बाद प्राइस ऊपर हुआ, आपने बेच दिया। आपने मतलब 1 लाख का खरीदा, 1.5 लाख में आपने बेच दिया। अब ये सही 1.5 लाख में आपको 80% उसी टाइम मिल जाएगा, 1,20,000 उसी टाइम मिल जाएगा, 30,000 आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। अब ये 1,20,000 जो है ये आपका है, आप उसमें से 20,000 विड्रॉ करिए, या आप 1,20,000 विड्रॉ करिए, या आप पूरा 1,20,000 उसी में रहने दें। फंड्स अवेलेबल 1,20,000, यू वांट हाँ, टू तो बाय उसको फिर बाय। सेम डे ट्रेड भी कर सकते हैं। आप सेम डे ट्रेड कर सकते, उसी टाइम विद इन सेकेंड्स आप ट्रेड कर सकते। ओके ओके, आप ठीक है। इधर ऐसा बेचे टक करके, फिर चुटकी बजाते हुए इधर आप बेचे, पैसा आया आपको, फिर चुटकी बजाते हुए आप फिर खरीद लिए दूसरा, अच्छा अच्छा। उसी टाइम इमीडिएट। हाँ हाँ, उसको उसको आप आपके मेन अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है विड्रॉ करने के लिए। जरूरत ही नहीं है आपको मेन अकाउंट में। मेन अकाउंट में आप उस टाइम ट्रांसफर करेंगे आपके बैंक अकाउंट में जब आपको विड्रॉ करना है। अदर अच्छा देन अच्छा, दैट तब आपको जरूरत नहीं है ट्रांसफर करने की, तो वहीं से रोटेट कर सकते हैं उसको। उधर ही रोटेट करिए आप। परफेक्ट परफेक्ट, समझ गया समझ गया, ठीक जज़ाकल्लाह है, खैर। सब्जेक्टेड टू लोअर रिस्क, सही है सही है सही है। नहीं, वो मेरे सब्जेक्टेड को टू लोअर मुझे। रिस्क। जी जी जी। लॉन्ग टर्म में जो है ना आपका रिस्क फैक्टर जो है वो कम हो जाता, रिस्क जो है ना वो कम हो जाता। नीड टू फोकस ऑन फंडामेंटल एंड मैनेजमेंट एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस और मैनेजमेंट एनालिसिस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस आपको, अगर आप सुपर डुपर भी उस पर एक्सपर्ट नहीं है, चलता है। आपको एंट्री और एग्जिट मालूम होना चाहिए, कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करनी है, उसके बाद में काफी है। आप एक दफा एंट्री ले लेंगे तो हो सकता है 6 महीने के बाद एग्जिट लेंगे, हो सकता है 3 महीने के बाद एग्जिट लेंगे, या आप स्टॉप लॉस कटेगा आपका या टारगेट कटेगा। स्टॉप लॉस और टारगेट आप सेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस टारगेट क्या है हम आगे देखेंगे उसको। इट्स अ पार्ट टाइम जॉब, आप स्टडी करें वीकेंड पे, कंपनी को एक स्टडी करें, आपको समझ में आया आप जाएं ऑनलाइन इन्वेस्ट कर दें, यू आर डन। छोड़ दें उसको उधर अपना। स्टॉप लॉस और टारगेट आप बोलेंगे मैं अगर प्राइस नीचे जाएगा, मैंने 100 का खरीदा है, प्राइस अगर 95 हुआ सेल इट ऑफ, प्राइस अगर 150 हुआ सेल इट ऑफ। तो आप स्टॉप लॉस और टारगेट ये दोनों लगा के आप हट जाएं, इट विल डू इट्स जॉब, वो अपने आप होगा। ठीक है, और क्या, तो ये भी जायज नहीं है शायद, मेरे ख्याल से नहीं है जायज। नहीं नहीं ये जायज है, ये डिलीवरी ले रहे हैं आप इसमें, डिलीवरी ले। आप तो डिलीवरी ले रहे हैं तनवीर भाई आपको। ये पूरे स्टॉक, जी तनवीर भाई बोलिए। सॉरी, वो बोल रहा था कि ये पूरे स्टॉक्स पे अपन ऑटो सेट कर सकते हैं ये चीजें। हाँ, स्टॉक्स के ये ऊपर पूरे वो इंटरफेस ब्रोकर टू ब्रोकर इंटरफेस डिफरेंट रहता। ओके, जीरोधा करके ब्रोकर है, उसके पास OCO रहता, वन कैंसल्स अदर। मतलब आप एक 100 रुपए का शेयर लिया आपने, आपने बोला कि मैं इस पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ 95 का। अगर आपका एग्जीक्यूट हो गया स्टॉप लॉस, फिर आपका टारगेट नहीं होगा, क्योंकि आपने बेच दिया, आपने नीचे बेच दिया तो आप ऊपर कहाँ बेच सकेंगे उसको, वो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो। आपने अगर टारगेट डाला है 150 का, टारगेट पे बिक गया तो आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। स्टॉक अगर ऊपर जाएगा टारगेट हिट करेगा, नीचे जाएगा स्टॉप लॉस हिट करेगा।
ठीक है, ये तो ब्रोकरेज टू ये ब्रोकरेज थोड़ा सा डिफरेंस होता है जी। तो ये बेसिकली डेली बेसिस पे होता है या आवरली बेसिस पे ये मॉनिटर करता है कि भाई प्राइसेस डाउन हो रहे हैं, अप हो रहे हैं, और लेट्स से इसकी जगह पे हम लोग सेकेंडली बेसिस पे सिस्टम में अगर आप डाल के छोड़ दिए, सेकेंडली बेसिस पे होता, 1 सेकंड में अगर 100 से 95 आ गया आपका सेल ऑर्डर पड़ जाता उधर ही। इसकी जगह हम लोग ड्यूरेशन भी सेट कर सकते क्या? लेट्स से एग्जांपल आज खरीदा मैं, तो 1-2 महीने के बाद मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई उसका रेट बढ़ गया तो ये वो प्राइस पे निकाल दे, नहीं तो फिर लो पे निकाल दे। वो आपको मैनुअल करना पड़ेगा, वो आपको मैनुअल करना पड़ेगा, ड्यूरेशन जो है ना मैनुअल करना पड़ेगा। बहुत सारे फ्लॉज है, बहुत सारे जो है ना फीचर्स अवेलेबल नहीं है। आप कोई प्रोग्रामर है, कोई एप्लीकेशन डेवलप करना चाहता है तो शेयर मार्केट में बहुत स्कोप है। एनीवेज, लेट्स मूव अहेड। नीड टू फोकस ऑन फंडामेंटल एंड मैनेजमेंट एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस पे आपको बहुत एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत समझ में आता है तो काफी है। एंड इट्स ए पार्ट टाइम जॉब है, फुल टाइम आपको जो है ना काम करने की जरूरत नहीं है। अब ये चार्ट देखिए और पिछले वाला चार्ट देखिए। ये वाला जो चार्ट था इसमें साइडवेज मूवमेंट, ये जो साइड में चल रहा है ना प्राइस, ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है, इसमें मेरे को क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेड का चांस ज्यादा है। अगर मैंने यहाँ खरीदा है, इस लोकेशन पे खरीदा है मसलन, मैं इसको यहाँ बेच सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ बेच सकता हूँ। फिर जब ये नीचे आएगा समवेयर अराउंड, मैं इसको खरीद सकता हूँ, फिर बेच सकता हूँ, फिर खरीद सकता हूँ, फिर बेच सकता हूँ। तो ये मेरा जो है ना शॉर्ट टर्म, इसमें मैं ज्यादा काम कर सकता हूँ। लेकिन ये जो है ना, ये चार्ट लॉन्ग टर्म के लिए, ये देखो ये तकरीबन ऊपर ही ऊपर जा रहा है। ये यहाँ से इसने स्टार्ट लिया, हल्का सा नीचे आया, फिर ये ऊपर ही जा रहा है, ये आया, ये फिर ये यहाँ से फिर ये ऊपर गया है। ठीक है, ये जो बड़ी कैंडल है ये 4 जून की है, बिल्कुल प्राइस जो है ना नीचे गिरा। इलेक्शन का रिजल्ट जिस दिन आया था ना, उस दिन की है प्राइस। फिर यहाँ से फिर जो है ना ये ऊपर ही जा रहा है। ठीक है ना। तो ये अलग अलग अपने चार्ट से, अलग पैटर्न से आपने कौन से स्टॉक पे चेक करना है, कौन से स्टॉक पे आपने नहीं करना है, वो आपको देखना पड़ेगा। शरिया कंप्लायंस, देखिए आपको तीन चीजें देखना आपको इम्पोर्टेंट है। और मैं एक चीज बताता हूँ, जो मैंने सुना है और जो सीखा है, वो मुफ्ती साहब से मैंने जो सीखा है वो मेरे बीच में और मुफ्ती साहब के बीच में है। मैं ऐसे करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं क़यामत के दिन, यौम हशर के दिन, मैं किसी की जिम्मेदारी अपने सर पे नहीं ले रहा। यू हैव टू डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस। आप अपनी रिसर्च करिए और आप अपने मुफ्ती को फॉलो करिए। अगर कल को कोई चीज़ गलत रहती है, आप बताओ भाई इन्होंने मुझे फतवा दिया था, मैं काम कर रहा हूँ, मैं जिनसे फतवा लिया मैं उनको बोलूँगा भाई ये है, ऐसे है। मैं आपको बता रहा हूँ कंडीशंस, लेकिन आपको इसके ऊपर अपनी ड्यू डिलिजेंस करना है, आपको इसके ऊपर काम करना है और आप अपनी जिम्मेदारी पे करेंगे। मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, अलल ऐलान। ठीक है, तौफीक भाई, सब तौफीक जी। भाई, आपने मुफ्ती साहब से जो बात किया, तो मुफ्ती साहब को तो स्टॉक एक्सचेंज का कोई आइडिया है नहीं, तो कैसे उसमें शरीयत से लिंक कर सकेंगे? ऐसे उसमें मुफ्ती तो है जो है ना बिजनेस की समझ रखते हैं। ठीक है, पढ़े लिखे लोग भी हैं जो मुफ्ती हैं, ऐसे लोग हैं जो बिजनेस की समझ रखते हैं, तो वो लोग आपको बताएंगे। आपको ये हर कोई मुफ्ती नहीं बता सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है ना, नेचर ऑफ बिजनेस शुड बी एज पर द इस्लामिक लॉज ऑफ हलाल एंड हराम। आप तंबाकू, ये कैसे तय होगा कि हराम है कि हलाल है? नहीं, आप क्या तो मुफ्ती साहब बताएं। एक्सप्लेन करना चाहिए ना, ये मुफ्ती साहब को इस तरह से एक्सप्लेन करें कि आपको वो सही राय दे सकें, सही क्या है सो कि मशवरा दे सकें। तो मुफ्ती साहब को इसका स्टॉक एक्सचेंज का मालूमात होगा तब तो वो दे सकेंगे। आप पढ़िए, आप क्या है सो पढ़ के, आप क्या है सो समझिए, पूरी नॉलेज लेके उनको दें कि भाई ऐसे ऐसे होते हैं ये, तो क्या है सो ये हमारे क्या है सो इस्लाम में ये फिट होता है क्या, ये जायज़ है कि नाजायज़ है। आप क्या तो पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले, फिर उनको क्या तो शेयर करें वो इन्फॉर्मेशन, उनको क्या तो सिखाएं, ये बताएं, इंशाल्लाह उसके बाद वो फतवा देंगे। हाँ भाई ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, वो भी क्या है सो राय मशवरा करेंगे। आप भी क्या तो इस्तिखारा भी करें आप, इंशाल्लाह। चलिए, नेचर ऑफ मैं बिजनेस शुड बी एज पर द इस्लामिक लॉज ऑफ हलाल एंड हराम। तंबाकू है, तो नहीं तो नहीं आप खरीद तौफीक भाई सकते, बेच सकते। जी बोलिए सर।
तो फिर भाई मैं यहाँ भाई साहब को जरा बताना चाहता हूँ कि जैसे आप गाड़ी का कोई लाइसेंस ले लेते हैं तो जी आपको अपनी मंजिल पे जा रहे हैं जी आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं या कुछ सामान सौदा जो भी लाने जा रहे हैं, एक मंजिल पे जी आप जा रहे हैं, बिल्कुल समझो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो भी है, वहां पे पेट्रोल पंप भी आ रहा है, आवाज नहीं आ खाना रही भी आ आपकी। रहा है, लेकिन हम्म, अभी आ रही है आवाज आपको? जी जी आ रही, बोलिए बोलिए। अच्छा नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपका लाइसेंस ले लिया आप गाड़ी जी चलाने का, तो जब आप किसी मंजिल पे जा रहे हैं तो रास्ते जी में आपको पेट्रोल पंप भी मिलेगा, होटल भी मिलेगा, शराब भी मिलेगा, नाच गाना भी मिलेगा, सारा कुछ बिल्कुल मिलेगा। लेकिन आप वो रास्ते से गुजर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल वहाँ पे पर्टिकुलर आपको जो चीज़ें लेना है, पेट्रोल की जरूरत है आप पेट्रोल लेंगे, खाने की जरूरत है आप खाना लेंगे, गाड़ी बिल्कुल वॉश करने की जरूरत है आप गाड़ी वॉश करेंगे, लेकिन बिल्कुल आप नाच गाने के पास नहीं जाएंगे, शराब के पास नहीं जाएंगे, गेम्स के पास नहीं जाएंगे, नाचने वाले औरतें वहां नहीं जाएंगे। ये सारे चीजों को अपने को आप बचा के आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। ये भी बिल्कुल ऐसी है, ये आप पूरे का पूरा मुफ्ती साहब के ऊपर तकिया करके आप आगे नहीं जा सकते। इसके लिए आप थोड़ा बहुत इल्म भी सीखेंगे। इल्म का मतलब ये कि आप अपने इस्लाम ने बोला दो चीजें हैं, या तो तुम आलिम बन जाओ या फिर तुम आलिमों के साथ रहो। मतलब ये है कि भाई आप आलिम से पूछ पूछ के, मैं ये शेर लिया हूँ, अब ये मैं शराब का शेर लिया हूँ, जार बात है वो हराम है बोलेंगे, उसी तरह आप बोलेंगे कि भाई ये शेर फसलू शेर जरा फसलू अहल मशकूक है। जिक्री इन कुंतुम ला तालमून। जी फसलू हाँ। अहल जिक्री इन कुंतुम ला तालमून। अगर आपको नहीं मालूम है तो जिनको मालूम है उनसे पूछा करो। बेशक जी बेशक हाँ। सही बात। तो यहाँ पे मैं एक मिनट और लूंगा। तो यहाँ पे जो है, आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, आपको पता होना चाहिए मेरी गाड़ी इस वक्त एक शराब खाने के पास से जा रही है, उसकी बो मुझे आ रही है, मुझे उसकी बो में नहीं जाना है। उसी तरह सामने एक औरत रोक रही है आपको, रुको यहाँ रुको, गलत काम के लिए आप नहीं रुकते, क्योंकि आपका ईमान जो है आपको आपको पावर में ले रहा है। लेकिन बिल्कुल हम ये भी देख रहे हैं कि भाई हम अपने आप को बहका भी ले रहे हैं, क्योंकि हमारे अमल ऐसे है ही नहीं है, हम बहक भी जा रहे हैं। अल्लाह ताला बोला ठीक है माफी चाह लो, तो मैं माफी कर दूंगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि भाई हम अपने उलमा कराम से पूछे, और उलमा कराम हर लाइन में है, उलमा कराम हर लाइन में है। अब सऊदी अरब के अंदर अपने जो शेख अब्दुल रहमान सौदे साहब है, वो पीएचडी के स्कॉलर भी है और मुफ्ती भी है, आलिम भी है। उसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो सऊदी अरब के अंदर एमबीबीएस डॉक्टर भी है, और साथ में वो लोग हाफिज कुरान भी है, इंजीनियर भी है, और साथ में जो है मुफस्सिर कुरान भी है। उसी तरह इंडिया के अंदर भी लोग हैं, इंडिया के अंदर भी मुफ्ती भी है माशाल्लाह, उन्होंने जो है इंजीनियर भी एजुकेट है। अपन तो जो चाहिए। आप ऐसे एक मिनट में लूंगा। उसी तरह आप ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप ऐसे लोगों से रास्ता पूछ सकते हैं। इसके लिए एक शरिया कंप्लेंट का एक सॉफ्टवेयर भी है जो उलमा कराम ने बनाया हुआ है, उलमा कराम की निगरानी में बना हुआ है, आप उसको भी अपने पास ले सकते हैं। और फाइनली अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप ऐसी जगह पे बैठे हुए, तो आप कम से कम उसके बारे में मालूम करें कि भाई ये शहर हराम शराब में डूबा हुआ है, नाच गाने में है, किधर है, कहाँ है। उसके हिसाब से आप खुद ही फैसला कर सकते हैं। जिस तरह आप गाड़ी में जा रहे हैं, शराब से में बचना है, नाच गाने से बचना है, औरतों से बचना है, उसी तरह यहाँ भी बच के चलना है। मैं जी समझता हूँ आप समझ रहे होंगे मेरी भाई बात। जज़ाकल्लाह जी खैर। जी सर मैं इस बात से तो बोला ना, एजुकेट अपन होना चाहिए, उसके बाद उनको भी एजुकेट करना चाहिए, उसके बाद फैसला आएगा। चलिए चलो आगे बढ़ाइए। नहीं नहीं, एक सेकंड। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और खुलफा राशिदीन का जब तक टाइम था, लोग आके बताते थे साहबा करम हमसे गलती हो गई, आप सजा दे दो। तो वो ईमान था वैसा, वो तरबियत का। आज के टाइम पे क्या हो गया, एक आदमी गाड़ी ठोकरा, अपने नौकर को बोला ले ले पैसे, अपने ऊपर इल्जाम ले ले। हम भी अपने आप को बचा रहे हैं, शरीयत का लॉ ने लेके चलो भाई ये लॉ में जाएंगे, बोला अपने आप को बचा रही है। ये है एक है ये। तो हमको ऐसा नहीं है कि भाई ये उनको हम उनको कभी भी साफ साफ नहीं बताते अपने उलमा कराम को। हमारे अंदर खौफ खुदा है तो ही हम बताते। तो इसके लिए जो है जरूरी है कि आप खुद भी इल्म सीखे और फिर उलमा कराम को बोले। और एक बात बताता हूँ, हर मुफ्ती इसके लायक नहीं है। एक मुफ्ती है जो मुफ्ती का पढ़ लिया है, अब उन्हें बच्चों को कुरान पढ़ा रहा, अब उन्हें पटरी से हट गया, उसको मालूमात है लेकिन उन्हें बोलने का हकदार नहीं है। अब उसी मुफ्ती को पूछना है जो इस लाइन में है, और उसकी बात को क़यामत तक कोई रिजेक्ट नहीं करेंगे। वो मुफ्ती क्या करता, अपने 10 साथियों से पूछता, वो लोग कुरान हदीस सबका रेफरेंस लेके जवाब नहीं देता, वर्बल बोल सकता है, लिख के देने के लिए 2 हफ्ते का टाइम लेता उन्हें। टॉपिक तो भाई, ये बातें भी ये जो आपकी जहन में रहना चाहिए। टॉपिक पे हम लोग अलग हो रहे हैं, थोड़ा जी जी मेन जी टॉपिक पर आइए। हाँ मेन टॉपिक पे आ जाइए प्लीज। हाँ।
तौफीक भाई शुरू कीजिए, तौफीक भाई। तौफीक भाई शुरू कीजिए, तौफीक भाई। म्यूट पे है। नहीं, हो सकता है तौफीक भाई नमाज पढ़ रहे होंगे। तो बहरहाल मैं यही बोल रहा हूँ मेरे भाई कि हम जो है खुद भी इल्म सीखे और कोशिश करें खबर के गड़े में जाने तक हम भाई हम उम्र लोग में अभी इस्लाम में बात आए। कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, तो खबर भाई की साहब वजह आपको वही से बता यहाँ पर भाई शॉर्ट में रेफरेंस भाई में साहब बात एक कर ले, मिनट। लेकिन इतना लंबा नहीं करें उसके बाद। भाई भाई साहब लंबी बात नहीं है, आपने क्वेश्चन ही ऐसा क्या हुआ है, आपको क्वेश्चन पे नहीं करना चाहिए। आपको बस 1 मिनट और करूंगा। उन्होंने नमाज पढ़ने गए हुए हैं। आ गया सलमान मुस्तफा फारसी भाई, मैं रज़ियल्लाहु अन्हु। अच्छा चलिए ठीक है साहब, ओके शुरू कीजिए। देखिए सबसे पहले तो जो नेचर ऑफ बिजनेस है ना वो सही रहना। मतलब आप तंबाकू का धंधा है उसमें नहीं जाइए। बैंक्स है, बैंक्स के भी शेयर्स है वो नहीं खरीदिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैं नहीं करता, क्योंकि मतलब कोई जैसे गाड़ी वगैरह इंस्टॉलमेंट पे देते करते ना, तो मैं नहीं जाता उसमें। हॉस्पिटल्स, कोई अल्कोहल है, कोई शराब बेचने वाली कंपनी है, तो आपको पता है कि क्या सही है क्या नहीं क्या गलत है, तो आप उसमें नहीं जाइए जिसमें जो है ना कुछ मसले हैं। दूसरा कंडीशन है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये क्या चीज है? किसी का माइक्रोफोन जो है माल फंक्शन कर रहा है। मेरा एक सवाल है इसमें, मैं पूछ सकता हूँ? हेलो। 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 जी जी। मेरा एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हेलो। यस प्लीज। एक्चुअली इसमें जो आपने ये हराम और हलाल का एक कंसेप्ट बताया हुआ है शरिया कंप्लायंस में, इसमें एक टबैको है और एक एफएमसीजी है, करेक्ट? जी क्या है? एफएमसीजी, दो दो आइटम, दो टॉपिक्स हैं, एक टोबैको है और एक एफएमसीजी है, करेक्ट? नहीं भाईजान देखिए ऐसा है कि नहीं नहीं, मेरी बात पहले सुने। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, मेरे सवाल पहले सुन लें। एक टोबैको है जो कि हराम है और एक एफएमसीजी है जो कि हलाल कैटेगरी में लिखा हुआ है, ठीक है? ठीक है। अब आईटीसी कंपनी है, आईटीसी इज अ बिग कंपनी और उसके शेयर काफी अच्छे माने जाते हैं। तो ठीक है। ये दोनों में डील करता है। इंडियन टबैको कंपनी, उस कंपनी का नाम ही इंडियन टबैको कंपनी है। पता है मेरे को, और आईसीटी वो, सिगरेट्स बेचता है। या करेक्ट, और वो एफएमसीजी में भी है। ठीक है। तो क्या उसका शेयर आप हराम कहेंगे या हलाल कहेंगे? गलत है, रॉन्ग है, नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है। नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है ना? ओके, थैंक यू। ठीक है। दूसरी चीज जो है ना डेट टू इक्विटी रेशियो है। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है? हम लोग अगर हमारी फर्स्ट स्लाइड्स पे आएंगे, यहाँ पे आते, आपका जरा म्यूट कर लीजिए माइक्रोफोन। यासिम भाई जरा आपका मेरा म्यूट माइक्रोफोन है। म्यूट करिए। अभी सही है। देखिए ये फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, जो पैसा चाहिए, जो कैपिटल है, कैपिटल मतलब सरमायाकारी, जो बिजनेस में जो पैसा लगेगा, वो हम किस तरह से ले सकते? हम सूद पे ले सकते, हम अपना पैसा लगा सकते, या फिर हम आईपीओ से ले सकते। आईपीओ क्या है? पब्लिक का पैसा है। आईपीओ पे आप कोई, स्टॉक पे आप कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे। जिनसे आप पैसा ले रहे, कंपनी जिनसे पैसा लेगी उनको इंटरेस्ट नहीं देगी, उनको प्रॉफिट देगी। प्रॉफिट में शेयर देगी और कंपनी में हिस्सेदारी दे रही है, ठीक है? अगर फर्ज करें 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, टोटल कैपिटल जो है ना, 100 नहीं, फर्ज करें 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, या 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है। समझ में आने के लिए, 1 लाख के अंदर 50,000 जो है ना वो बैंक से लिया हुआ है सूद पे, इंटरेस्ट पे, ऐसा पैसा जिसपे इंटरेस्ट पे हो रहा है। और 30,000 मैंने अपने जेब से लगाया, 20,000 मैंने मार्केट से उठाया। ये 30 पे और 20 पे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है।
तो जो रेशियो है वो 50-50 है, मतलब आधा पैसा इंटरेस्ट का है और आधा पैसा जो है ना बिना इंटरेस्ट का है। ये जायज नहीं है। जो रेशियो होना चाहिए वो सिर्फ अप टू 10%, मतलब बैंक से मैंने पैसा लिया है कि मैं बहुत बुरी तरह से मैं फंसा हुआ हूं, उसके लिए मैं पैसा ले रहा हूं टेम्पररी बेसिस पे, या तो मेरा जो बैंक का कर्जा होगा या फिर कोई और दूसरा कर्जा, मैं कोई जो है ना फाइनेंस कंपनीज भी होती, मैं उनसे कर्जा ले रहा हूं, जो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा सरमायादारी में टोटल 1 लाख में जो टोटल परसेंटेज रह सकता है वो सिर्फ 10% रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। मतलब मैं बैंक से जो ले सकता हूं जिस पे मैं इंटरेस्ट दूंगा वो सिर्फ 10,000 है, बाकी का पैसा या मेरा अपना है 20,000, 30,000, 50,000, या फिर मैंने मार्केट से आईपीओ देके या स्टॉक मार्केट से पब्लिक से पैसा उठाया है। जो पब्लिक से पैसा उठाया मैं उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा, लेकिन जो मैं बैंक से पैसा ले रहा हूं उस पर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। इसके मैं आप लोगों के समझाने के लिए, इस्लाम जो है ना बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत चीज है, ये हमको बहुत सारी चीजों से बचाता है। 2 बिजनेस मॉडल है, आप इसमें ज्यादा आप खुद वो करें, अपने आप स्टडी करें इस पे। एक है कौन सी मार्केट है यार, डी मार्ट। दूसरा है बिग बाजार। डी मार्ट वाला बंदा जो है ना उसका जो डेट टू इक्विटी है, जो उसने कर्जा लिया था उसका बहुत कम था। लेकिन बिग बाजार जो है ना, बिग बाजार जब खुला है तो उसने तकरीबन अपने 200 से 250 स्टोर डाले हैं, लेकिन उसने जो स्टोर डाले हैं उसमें बहुत सारा कर्जा लिया। डीमार्ट ने जब उसने खोला है, दोनों ने ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम टाइप पे खोला है। डीमार्ट ने जब खोला है तो उसने कर्जा नहीं लिया, और डीमार्ट ने तकरीबन 7 या 8 स्टोर डाले जो वो चलाता रहा तकरीबन 4-5 साल तक। वेराज बिग बाजार जो है ना वो उसने 7-8 डाल के 3-4 साल में उसने जो है ना 300 से ज्यादा स्टोर उसके थे। कोविड आया, बिग बाजार बंद हो गया, डीमार्ट चलने लगा, और आज डीमार्ट के जो है ना एवेन्यू सुपरमार्केट करके वो है, उसका चेन है डीमार्ट, आपने नाम सुना होगा डीमार्ट। डीमार्ट के तकरीबन 300 से ज्यादा स्टोर है अभी, और डीमार्ट का डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 10% रहता है, 10% से नीचे रहता है। तो ये कर्जा जो है ना इंसान को मार देता है, कारोबार को मार देता है। किस तरह से? अगर मैं बिजनेस में कुछ नहीं कमा रहा तो मैं नहीं कमा रहा, जो मेरे खर्चे हैं, जो मेरे एक्सपेंसेस है, मुझे अगर मैं उसको मैनेज कर लूं तो मेरा नुकसान नहीं होगा या कम नुकसान होगा। मतलब मेरे पास में अगर 10 एम्प्लॉइज है, मैं 10 एम्प्लॉइज की जगह 2 एम्प्लॉइज कर देता हूं और मैं मैनेज करता हूं अपना बिजनेस, कम खर्चे में मैनेज हो जाएगा। वेराज मैंने अगर कर्जा लिया है इंटरेस्ट पे, मैं कमाऊं मैं नहीं कमाऊं, मुझे अपना इंटरेस्ट देना ही देना है, नहीं तो वो और बढ़ेगा। मुझे आज आज मैंने 1 लाख रुपया इंटरेस्ट पे लिया है, मुझे वो देना है। अगर मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं कमा रहा तो मैं नहीं दे सकता। अगर मैं नहीं दे रहा तो वो 1 लाख का 1.5 लाख हो जाता, देखते देखते 1.5 का 2 हो जाएगा, देखते कंपाउंडिंग होती है, बढ़ता है वो। इंटरेस्ट के पैसे पे भी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के पैसे पे भी इंटरेस्ट। ठीक है, ये एक स्टडी है, जस्ट आप लोग इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं कि बिग बाजार क्यों फेल हुआ और कैसे फेल हुआ और डीमार्ट क्यों सक्सेसफुल हुआ। आप इसको स्टडी कर सकते हैं, केस स्टडी आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो पहली शर्त क्या है? पहली शर्त ये है कि जो कारोबार है वो हराम नहीं होना चाहिए, हलाल जायज कारोबार रहेगा। दूसरी शर्त क्या है? जो कर्जा रहता है, जो डेट टू इक्विटी रेशियो, जो डेट है, इट कैन नॉट बी मोर देन 10%। अब इसमें एक चीज और है, अगर मैंने किसी से कर्जा लिया और मैं उनको इंटरेस्ट नहीं दे रहा, तो अगर आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे तो इट्स ओके। 10% बैंक से लिया है, 20% किसी से लिया है जिसमें जो मैं उनको इंटरेस्ट नहीं दे रहा, आप इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, इट्स ओके। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इट हैज टू बी लेस देन 10% और मैक्सिमम 10% तक खर्चा रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये डेट टू इक्विटी रेशियो में हमको पता चलता है। ये देखो आप यहाँ पे मैंने डाली हुई है तस्वीर। हम जब फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे ना कोई भी कंपनी की, जब आप वो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह, वहां पे एक सेक्शन होता है रेशियोज का, हम चेक करेंगे इसको। ये देखो आप यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये 0.10 से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ये 0.17 है। ठीक है, ये दूसरी शर्त हो गई हमारी। तीसरी शर्त क्या है?
अर्निंग्स, इंटरेस्ट अर्निंग्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। होता क्या है, ये डेट टू इक्विटी का रिवर्स है। कंपनी ने मुझे प्रॉफिट दिया है, मैंने प्रॉफिट कमाया है, मैं क्या करूंगा, मैं शेयर होल्डर्स को वापस नहीं दूंगा। मतलब 100 रुपए में एक शेयर पे अगर अर्निंग है, अर्निंग पर शेयर है, मतलब 100 रुपए मेरी अर्निंग है पर शेयर, मैं 100 रुपए पूरे नहीं दे रहा, मैं उनको 10-10 रुपए दे देता हूँ डिविडेंड। भाई आप 10-10 रुपए रखो, ठीक है, ये डिविडेंड है। बाकी मैं 90 रुपए सबके लेके मैं क्या करता हूँ, एक बड़ा अमाउंट बनाऊंगा, उसको मैं बैंक में डालूंगा, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करूंगा जहां से मुझे इंटरेस्ट आए। ये भी रॉन्ग है। वैसी जो इनकम रहती है वो भी 10% से ज्यादा नहीं रह सकती, और ये कंडीशन सिर्फ उस टाइम है जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी और के कारोबार में। अगर आप खुद कारोबार करते हैं तो ना आपका डेट टू इक्विटी रेशियो 10% रह सकता, ना आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10%, आपका दोनों भी जीरो चाहिए, क्योंकि आप काम खुद कर रहे हैं एज ए मुस्लिम। ना आपका डेट टू इक्विटी रेशियो 10% रह सकता, ना आपका इंटरेस्ट अर्निंग्स फ्रॉम इंटरेस्ट आपका 10%, दोनों भी जीरो रहना चाहिए। ये आपके लिए छूट नहीं है, ये आगे वाले के लिए छूट है जिसके बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे पैसा, ठीक है। अच्छा, डेट टू इक्विटी तो ऑब्वियस है बहुत, मैं आपको बताऊंगा कैसे हम फंडामेंटल एनालिसिस में समझ में आ जाता है। डेट टू इक्विटी रेशियो आप जाके चेक कर लेंगे, हाँ भाई डेट टू इक्विटी रेशियो इतना है, ठीक है। वेराज जो अर्निंग्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग्स, उसको आपको जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अदर इनकम्स में उमूमन रहता है, या फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स करके एक टाइटल होता है, उसके अंदर रहता है। उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा, जा करके आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? जी जी। तौफीक तीन भाई चीजें, if you allow। जी मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ। 3 चीजें, हलाल काम, जायज काम, शराब नहीं, जुआ नहीं, सट्टा नहीं, बैंक नहीं, तंबाकू नहीं, जो गलत है गलत है। उसके बाद डेट टू इक्विटी, कर्जा नहीं, कर्जा अगर रह सकता है जिस पे इंटरेस्ट दे रहे तो सिर्फ टोटल सरमायादारी में 10% रह सकता, उससे ज्यादा नहीं। तीसरी चीज, इन्वेस्टमेंट करके वहां से अर्निंग आ रही है, मैं सूद खा रहा हूं, वो भी नहीं, अगर वो है तो सिर्फ 10% रह सकता, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर है ना? चलिए, आप कोई सवाल पूछ रहे थे, बताइए। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कुरान में तो है कि इंटरेस्ट ना तो ले सकते ना तो दे सकते, तो आप जी। जो बता रहे हैं इंडिविजुअल के में तो 1% भी लेना जायज नहीं है, तो अब जी। ये शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से कैसे हलाल हो गया? आई एम सर्चिंग फॉर दिस आंसर लाइक फॉर अराउंड 6 मंथ्स। मतलब देखिए, अब ये ये देखिए, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, आप मुफ्ती नहीं है, जी ठीक है। जैसा MBBS की डिग्री है, जैसा जो है इंजीनियरिंग की डिग्री है, फतवा जो है ना, वो भी मुफ्ती भी जो है ना वो डिग्री लेते, वो ऐसे कोई हवा में नहीं बात करते वो लोग, ठीक है। जी जी तो मैं इसके लिए मैं क्या बोला, मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, आप जी अपनी रिसर्च खुद करो। मेरे इंफॉर्मेशन में जो है मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ, नहीं, ठीक है। मैं मुफ्ती आप अपनी रिसर्च खुद करो, मैं तौफीक आपकी भाई, जिम्मेदारी नहीं ले रहा जी। आप जब मेन टॉपिक पर बात करें ज्यादा, क्योंकि जो टॉपिक मुफ्ती और उलमा इकराम से पूछने का वो यहाँ पर ज्यादा डिस्कस करने का है नहीं। क्लियर कट हराम से बचना, हलाल की तरफ जाना, इतना सबको मालूम है, सभी को मालूम। वेरी गुड, सही है। हाँ, Clear? अब टॉपिक पर आप रहे हैं जी। जी, बढ़ूं आगे मैं। सर मैं चलिए। एक चीज पूछना चाह रहा था, एक चीज पूछना चाह रहा था ना। जी पूछिए तारिक भाई। ये मैं पूछ रहा था, ये आपने ऑटोमोबाइल और ये हॉस्पिटल को रेड जोन में क्यों डाल रखा है? यार ये मेरा अपना नजरिया है, पर्सनल। ऑटोमोबाइल को मैंने इसलिए नजर उसमें डाला है रेड में कि जो है ना अर्निंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी होती है इनके पास। ये आप एक सामने चार्ट देख रहे हैं जो राउंड सर्कल बना हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा का। इनकी जो अर्निंग्स आ रही है, जो प्रॉफिट आ रहा है, ये कितने परसेंट है? 23.2% है। क्या है ये? फाइनेंशियल सर्विसेज। ये जब गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे देते हैं, अगर आप ऐसे खरीदेंगे कार तो आपको मिलेगी मतलब 5 लाख की, लेकिन आप इंस्टॉलमेंट पे खरीद रहे हैं तो वो मिलेगी 7.5 लाख की, 6.5 लाख की। अब इसमें नजरियात अलग अलग है, इसमें हम लोग बहस नहीं करेंगे। मैं जैसे बोला, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, आपको समझ में आता है, आप कोई मुफ्ती से फतवा ले सकते हैं कि हाँ भाई ये कंपनी इस तरह से अर्निंग है, सही है, तो आप करें, मेरे को वो नहीं है, लेकिन मैं नहीं करता।
दूसरी चीज जो है ना, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल्स में भी जो मेरी अपनी राय है, कभी चीर फाड़ होती है, बंदा है ही नहीं यार, मरा हुआ है, उसको जबरदस्ती ऑक्सीजन लगा दिया, उसको जबरदस्ती वेंटिलेटर डाल दिया, और जो है ना चल रहा है, उसकी बिल बन रही है। गुड मतलब माशाल्लाह, गुड जबरदस्ती उसको चीर फाड़ काट फाड़ ये सब चीज हो रही है। गुड तकवा माशाल्लाह। ये मैं दूर रहना चाहता हूँ। आई वांट टू बी अवे, दैट्स इट। अब इसमें अल्लाह ये है फैसला कि जैसे करेगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एंसिलरीज पे आप लगा सकते। जैसे कोई टायर बनाने वाली कंपनी है, आप उसको उसका बैटरी स्टॉक खरीदें। आप कोई हैंडल बना रहा, कोई टांकी सॉरी बना रहा, सॉरी टू कोई इंटरप्ट सीट यू बना रहा। भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं भाई लोग को ये बोलना चाह रहा हूँ, आप सिर्फ फतवे पे मत जाएं, साथ में तक़वे को भी देखें अपने। आपके दिल से आवाज आएगी ये सही है या गलत है, आपने अपने ईमान के साथ आप आगे प्रोसीड करिए। ठीक है ना? ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो ओके, आपको स्ट्रेट टू जो द है ना टॉपिक। हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल की जगह पे आप फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, जो जो दवाई बनाती कंपनी, आप उसका शेयर खरीद सकते इंस्टेड ऑफ हॉस्पिटल। या अपना अपना वो है भाई, अपना अपना चॉइस है। बल्कि मेरे हिसाब से तो जो है ना आईटी सेक्टर में भी मैंने एक कंपनी को स्टडी किया था, वो लोग जो है ना उनके ज्यादातर कस्टमर बैंक्स है। उनके 70% 80% वो एप्स बेच रहे हैं, जो कि बैंक्स को बेच रहे हैं। बैंक होता है ना, बैंक समझते ना। जी जी तो मैंने उसको हाथ नहीं डाला, मैं पीछे हट गया। जी सॉरी टू इंटरप्ट, मगर जैसे आपने ये फार्मा कंपनी की बात करी, इसमें बाबा रामदेव की कंपनी आती है सर। अब ये तो इंडिविजुअल कंपनी पर डिपेंड करता है ना, ये तो नहीं, पूरा तो वही तो सेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये तो आपका रेड या डिसीजन वाइट रहेगा जोन में एट द नहीं ला एंड ऑफ द सकते। डे। जी, या दैट्स ट्रू, ठीक है सर, ठीक है, मैं थैंक आपको सिर्फ बेसिक दे रहा हूँ सर, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। बाकी मैंने यू। नीचे एक लिखा है कि डू योर ओन रिसर्च। या गुड गुड। राइट, थैंक यू। हमारे पास में आईटी का बंदा हूं मैं, हम लोग बोलते हैं BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। घर से लैपटॉप लाओ और काम करो, उसको बोलते हैं BYOD। BYOD टर्म किसी ने सुना होगा। तो इसी तरह जो है ना BYOR, बिलीव योर ओन रिसर्च एंड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। गुड सर। ठीक है ना? ओके। चलिए नेक्स्ट। देखिए, ब्रोकरेज के जो चार्जेस है, वो चार्जेस आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसमें एक चार्ज है STT करके, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स करके लेती। वो गवर्नमेंट को जाता है, और वो जाता है 1000 रुपए पे 1 रुपया। चाहे आप फायदा करो, चाहे आप नुकसान उठाओ। आपने 10,000 का नुकसान उठाया है, आपने 5 लाख का ट्रेड किया और 10,000 का नुकसान उठाया है, आपको वो 1% 5 लाख के ऊपर देना ही देना है। आपने 5 लाख का ट्रेड किया और 1 लाख का फायदा किया, आपको वो 1% STT जो है ना आपको देना ही देना है। ओके, ये कुछ वेबसाइट्स है, कुछ लिंक्स है, जहां पे आप जाकर के जो है ना ब्रोकरेज कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक यूट्यूब का वीडियो है, इसमें उसने टॉप 10-15 ब्रोकर्स को बहुत जबरदस्त तरीके से डिटेल में उसने कंपैरिजन किया हुआ है। तो या आप ब्रोकर की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे चेक कर लीजिए, या फिर जो है आप यूट्यूब का जो लिंक है आप इसको समझ लीजिए। शुरू में हो सकता है समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जैसे ट्रेडिंग करने लगेंगे, फिर उसके बाद एक दफा इसको देखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई, इतना पैसा जो है ना मैं ब्रोकरेज में दे रहा हूँ। मतलब आपने अगर इमीडिएट छोटा मोटा ट्रेड किया, 1000 रुपए का आपने फायदा किया है अपने लिए, तो उसमें से तकरीबन आपको 250 से 300 रुपए कट जाएगा आपका, या 150 रुपए कट जाएगा। इस तरह से होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रोकरेज चार्जेस कितने हैं। ठीक है, इसमें जो है ना मैं एक सेकंड, जो ब्रोकर्स होते हैं ना उनकी वेबसाइट भी होती है, वेबसाइट के ऊपर भी कैलकुलेटर होता है। प्राइसिंग में जाएंगे और ब्रोकरेज कैलकुलेटर होता है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाकर। जब सेशन हमारा हो जाएगा तो मैं वो एक डेमो आप लोगों को दिखा देता हूँ ऑनलाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज। देखिए, अब मार्केट में चले गए एक्सचेंज में, ठीक है, अब यहाँ पे आप सुनेंगे यार लार्ज कैप है यार ये कंपनी, जो है ना ये मिड कैप है, ये क्या है, ये स्मॉल कैप है। तो मार्केट कैप है क्या? ये हम कैप जो बोल रहे हैं, ये है क्या, क्या चीज है ये? एक शेयर का अगर प्राइस है 1000 रुपए, और अगर वो उस 1000 रुपए के कंपनी जो इशू की है, उसने 100 शेयर इशू किए,
ठीक है, तो वो तकरीबन 1 लाख रुपए बन जाता है। प्राइस ऑफ द शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विल गिव यू द मार्केट कैप। ठीक है, अब टॉप के जो 100 कंपनीज है जिनका मार्केट कैप सबसे बड़ा है, उनको आप बोलेंगे लार्ज कैप कंपनीज। ठीक है, और 101 से लेके 250 तक जो जिसका मार्केट कैप है उसको बोलेंगे मिड कैप कंपनीज। 251 से जो है ना स्मॉल कैप शुरू हो जाती है। अच्छा, मैं इसमें आपको फिगर नहीं बता रहा, आप पूछ सकते भाई तौफीक भाई इसमें फिगर नहीं बता रहे। फिगर इसीलिए नहीं बता रहा क्योंकि शेयर का जो प्राइस है वो स्टेबल नहीं रहता। हो सकता है आज 100 होगा, कल 150 हो जाएगा, परसों 300 हो जाएगा, उसके बाद 500 हो जाएगा। तो एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स भी डिफर करते हैं, डिपेंड करते हैं। है 300 रुपए का स्टॉक, लेकिन उस स्टॉक के 2000 शेयर्स हैं या 200 करोड़ शेयर्स हैं, मिसाल के तौर पे है मार्केट में 200 करोड़ शेयर्स है, तो आप मार्केट कैप इमेजिन करिए बहुत बड़ा हो जाएगा। है लाख रुपए का शेयर, ठीक है, लेकिन है वो सिर्फ 15 या 20 हजार शेयर हैं, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। शेयर की प्राइस ज्यादा है लेकिन जो क्वांटिटी है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की वो कम हो गए। तो इस तरह से ये चेंज होता रहता है क्योंकि स्टॉक की प्राइस चेंज होती रहती है। लेकिन टॉप 100 में जो आएंगे वो आएंगे लार्ज कैप कंपनीज बोलेंगे आप उनको। 101 से 250 तक जिसका फिगर है उसको आप बोलेंगे मिड कैप। 251 से जो शुरू होती है उसको बोलेंगे आप स्मॉल कैप। क्लियर है? यस। एवरेजेस और इंडेक्सेस ये क्या चीज है? आपने सुना होगा निफ्टी ने ऐसे परफॉर्म किया, सेंसेक्स ने ऐसे परफॉर्म किया, निफ्टी जो है ना 10 पॉइंट घटा है, 20 पॉइंट बढ़ा है, 200 पॉइंट चला है, इतने पे चला, इतने पे रुका, ये सब आपने सुना होगा। होता क्या है कि हम मार्केट का जनरल पल्स मतलब मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट में क्या हुआ, आज मार्केट गिरी है कि मार्केट उठी है, उसको मेजर करने के लिए क्या किया, टॉप 50 जिनका फ्लोटिंग मार्केट कैप, अब ये फ्लोटिंग आ गया, इसमें हमने मार्केट कैप देखा, फ्लोटिंग क्या चीज है ये भी देखेंगे। फ्लोटिंग मार्केट कैप जो टॉप 50 कंपनीज है, सबसे ज्यादा जिसका मार्केट कैप है फ्लोटिंग मार्केट कैप, उस कंपनी का एक बुके बनाया है, एक बास्केट बनाया है। ठीक है, इसको बोलते हैं निफ्टी 50। निफ्टी जो वर्ड बना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एन लिया उन्होंने और 50 का FIFTY लिया, तो निफ्टी हो गया ये निफ्टी 50। इसी तरह से आपको बैंक निफ्टी मिलेगा। बैंक निफ्टी में क्या है, सारे बैंक्स रहेंगे। फिन निफ्टी मिलेगा। फिन निफ्टी में क्या है, जो फाइनेंस कंपनीज है, बैंक्स के अलावा जो फाइनेंस कंपनीज है, जो फाइनेंस पे पैसा वगैरह देती हैं, करती हैं, होल्डिंग कंपनीज, फाइनेंस कंपनीज, इस तरह की कंपनीज, इनका एक बुके मिलेगा। मिड कैप है, मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100। अब आपको मालूम है मिड कैप किसको बोलते हैं? उसके 100 कंपनीज, स्मॉल कैप के टॉप 100 कंपनीज। ठीक है, होता क्या है, हर एक कंपनी का एक वेटेज है। वेटेज किस तरह से है, फर्ज करिए इन्फोसिस है, इन्फोसिस का अगर जो फ्लोटिंग मार्केट कैप है वो है 12 लाख करोड़। ठीक है, और टोटल मार्केट का जो टोटल निफ्टी 50 का जो उसकी वैल्यू है, जो उसका एवरेज आता है, जो उसकी वैल्यू है टोटल निफ्टी 50 का, मिसाल के तौर पे वो है 1 लाख करोड़, मिसाल के तौर पे 1 लाख करोड़ है। अब 1 लाख करोड़ में, ठीक है, आपको 12,000 करोड़ मिसाल के तौर पे अगर इन्फोसिस का है, तो वो 12% रिप्रेजेंट करता है। उसका वेटेज जो है ना, इंडेक्स जो रहेगा उसमें 12% वो वेट रहेगा उसका। समझ रहे हैं आप? इसको आप ऐसे समझ सकते कि 50 दोस्त है, 50 दोस्तों ने सबने कुछ ना कुछ पैसा डाला। ठीक है, किसी ने 12 रुपए दिए, किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 5 रुपए दिए। जो टोटल हुआ है वो हुआ है 1 लाख रुपया। आपको अगर एवरेज निकालना है 1 लाख डिवाइडेड बाय 50, आपको एवरेज आ जाएगा। सही है ना? आपको एवरेज आ जाएगा। 1 लाख टोटल अमाउंट है, उसको 50 बंदे हैं तो उससे डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा।
तो Average. निफ्टी का जो प्राइस रहता है वो एवरेज पे रहता है, एवरेज कॉस्ट रहता है। लेकिन अगर आप इसको डिटेल में समझना चाह रहे हैं कि इसमें कितना पैसा किसने दिया है, तो आप स्टडी करेंगे मुस्तफा भाई ने 12 दिया है, मतलब 100 रुपए में से मुस्तफा भाई ने 12 दिया है, तो 12 हिस्से मुस्तफा भाई ने दिया। अगर मतलब जो पैसे हैं 100 है, उसके 100 हिस्से करें तो 12 हिस्से मुस्तफा भाई ने दिया है, तो मुस्तफा भाई का जो अमाउंट का वेटेज है वो 12% है। 12%. समझ आ रहा है? एम आई मेकिंग सेंस? क्लियर है? Yes, 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 sir. जी। तो फ्लोटिंग कैप क्या है, फ्लोटिंग मार्केट कैप क्या है? हमने मार्केट कैप देखा, नंबर ऑफ शेयर्स है, 100 रुपए का एक शेयर है, 100 शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स को नंबर ऑफ शेयर की जो लिस्टिंग प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमको मार्केट कैप आ जाएगा। फ्लोटिंग मार्केट कैप उस चीज को बोलते हैं या उस अमाउंट को बोलते हैं जो विच इज अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इन द मार्केट। मिसाल के तौर पे एक कंपनी के 100 शेयर है और हर शेयर उनका 100 रुपए का है, लेकिन उसमें से 50 शेयर जो है ना ओनर ने अपने पास रखे हैं, प्रमोटर ने। अब बाकी जो 50 शेयर है दिस इज अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। ये जो 50 शेयर हैं इनटू प्राइस ऑफ द स्टॉक 100 है, 50 इंटू 100 50,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 50 शेयर हैं या 5,000 हो गया, जो भी हो गया बहरहाल, तो ये जो 50 शेयर हैं इसका जो अमाउंट बनेगा इसको बोलते हैं फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब विच इज अवेलेबल फॉर सेल। प्रमोटर्स जो ओनर रहते हैं वो अपने शेयर मार्केट में नहीं बेचते, अनलेस एंड अनटिल कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है या सम केसेस रहते हैं उसमें वो लोग बेचते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बेचते। इट्स नॉट अ गुड साइन। प्रमोटर जो कंपनी का ओनर है, प्रमोटर बोलते हैं उसको, अगर वो अपने शेयर बेच रहा है तो इट इज नॉट अ गुड साइन, उसको नेगेटिव साइन की तरह देखा जाता है स्टॉक मार्केट में। मतलब ये बंदे को खुद को अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है, या अपने शेयर बेच रहा है यार, इस तरह से देखा जाता है। ठीक है, समझ आ गया? फ्लोटिंग मार्केट कैप का टोटल करते हैं 50 कंपनीज का, उसको डिवाइडेड बाय 50 करेंगे, जो प्राइस आएगा, जो जो रेट आता है वो रहता है निफ्टी का प्राइस, और उसमें वेटेज रहता है, ये कंपनी का इतना शेयर है, ये कंपनी का इतना शेयर है, ये कंपनी का इतना शेयर है। हो सकता है 3 कंपनीज है जिसका कम वेटेज है, उन्होंने कमाया, उनका स्टॉक प्राइस बढ़ा, लेकिन इन्फोसिस का स्टॉक प्राइस घटा है। ये तीनों का मिला के 6% है, इन्फोसिस का 12% है, इन्फोसिस का 2% गिरा है नीचे, निफ्टी नीचे आ जाएगा। ये 3 कंपनियों का 2% ऊपर गया है, तब भी निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इनका जो वेटेज है ना ये कम है, वेराज निफ्टी उसका जो इन्फोसिस का वेटेज है वो ज्यादा है। बहरहाल आपको वेटेज में या डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो शरिया कंप्लायंट नहीं है, और हम लोग निफ्टी पे ट्रेड नहीं करते। लेकिन ये जो है ना मार्केट का पल्स रीड करने के लिए कि मार्केट क्या बोल रही है, मार्केट जो है ना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मार्केट में काम चल रहा है क्या काम नहीं चल रहा, मार्केट किस तरफ जा रही है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, बुलिश है या बेरिश है, हमको ये स्टडी करने के लिए जस्ट ए ब्रीफ ओवरव्यू आपको मिलता है इससे। समझ रहे हैं ना? क्लियर है ना? देखिए जरूरी नहीं है निफ्टी अगर ऊपर चलता है तो आपका स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जाए। हो सकता है आपका स्टॉक पिट रहा है लेकिन निफ्टी जो है ना वो ऊपर जा रहा है, मार्केट का मूड बिल्कुल जबरदस्त है, मार्केट ऊपर की तरफ है, मार्केट बुलिश है, लेकिन आपका स्पेसिफिक स्टॉक है जो पिटा है, जो नीचे आ रहा है, दिस इज डिफरेंट स्टोरी। लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो मिजाज है, जो मूड है, वो जो है ना निफ्टी 50 से पकड़ा जाता है। यानी मेजरिंग एक वो बोल सकते हैं आपके एक स्केल है जिससे मेजर करते हैं कि हाँ भाई मार्केट आज पॉजिटिव थी, मार्केट आज नेगेटिव थी, इस तरह से मेजर करते। दूसरा है सेंसेक्स। सेंसेक्स जो है ना बीएससी का है, निफ्टी एनएससी का है, सेंसेक्स बीएससी का है। ठीक है, बीएससी का जो सेंसेक्स का जो वो आया है, फुल फॉर्म आया है, वो है सेंसिटिव इंडेक्स। सेंस का और इंडेक्स का डेक्स आके ये सेंसेक्स बन गया। अगेन फिर उसी तरह से इसका वेटेज है, और अगेन ये सिर्फ 30 कंपनीज पे वो है, बेस है, 30 कंपनीज का एवरेज है। whereas निफ्टी जो है ना 50 का एवरेज है। निफ्टी के बाद में नेक्स्ट 50 करके आता है, ये हर 6 महीने में मेजर किया जाएगा। अगर कोई कंपनी है जिसका शेयर प्राइस गिर गया, जिसकी वजह से उसका जो लेवल था, जो उसका मार्केट कैप था, वो नीचे हो गया, वो नीचे हो गया, उसको निकाल देंगे। नेक्स्ट 50 में जो कंपनी जिसका सबसे हाईएस्ट रहेगा उसको ऐड कर देंगे। ये कुछ टाइम फ्रेम है, 3 महीने या 6 महीने में एक दफा करते हैं। रिसेंटली जो है ना आपने क्या बोलते हैं उसको,
कौन सी कंपनी यार, इन्फोसिस के साथ विप्रो। विप्रो 50 में था, निफ्टी 50 में था, उसको रिसेंटली बाहर किया है, कोई दूसरी कंपनी ने उसकी जगह ली है रिसेंटली, मैं समझता हूँ 1 महीना पहले की बात है। ठीक है, क्लियर है। ओके। ये मार्केट का मूड स्टडी करने के लिए आपको यूज करते हैं, इसको एवरेजेस भी बोलते हैं, इंडाइसेस भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं। ग्लोबली जो है ना, आपने डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज DJIA, ये आपने सुनना है, ये नाम आप डाउ याद रख लो, ये बहुत बड़ी चीज है। या हम लोग इसमें जो है ना टेक्निकल एनालिसिस में डाउ थ्योरी है, हम देखेंगे। रोड रेल ट्रांसपोर्ट इंडेक्स, ये भी एक इंडेक्स है। S&P 500, ये भी इंडेक्स है। इसी तरह से सब मार्केट का अपना अपना इंडेक्स है। चाइना की मार्केट में आप जाएंगे तो उनका अपने इंडेक्स रहेंगे, जापान की मार्केट में जाएंगे उनके अपने इंडेक्स रहेंगे, यूरोपियन मार्केट्स में उनके अपने इंडेक्स है। हर मार्केट में उनका अपना इंडेक्स है। हमारे पास में निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, और क्या बोलते हैं आपके स्मॉल कैप 100, मिड कैप 100, गिफ्ट निफ्टी, फिन निफ्टी, बहुत सारे आपको जो है ना इंडेक्सेस मिलेंगे। ठीक है ना, क्लियर है भाई? किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते, या अभी शायद आपको निफ्टी अभी राइट नाउ इमीडिएटली समझ ना आए, आप इसको बाद में भी रिफर कर सकते। आप इसको जब इंशाल्लाह जब ट्रेडिंग करेंगे, आप जब डीप में जाएंगे तो इंशाल्लाह ये आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब हाँ जी, गिफ्ट निफ्टी आप, ये मेरा होमवर्क मैं सोचा कि दूं करके, आप स्टडी करिए गिफ्ट निफ्टी क्या है, उसमें कौन से कंपनीज है, आप मुझे बताएं। अच्छा, सबके लिए होमवर्क है, निफ्टी 50 में जो कंपनीज है ना, उनकी लिस्ट निकालिए, आपको गूगल पे मिल जाएगी, और उसमें से जो है ना, जो हलाल कंपनीज है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते, उसकी एक लिस्ट बनाइए, और उनमें जो है ना, जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो 10% से कम है, उसकी लिस्ट एक फाइनल करके मुझे आप शेयर करें। समझ में आया? आपको गिफ्ट निफ्टी में, निफ्टी 50 में जाना है, आपको चेक करना है कि इसमें कौन से कंपनीज है। निफ्टी 50 में फर्ज करिए ICICI बैंक है, आप उसको नहीं लें। उसमें HDFC बैंक है, आप उसको कंसीडर ना करें। उसमें कोई फाइनेंस कंपनी है, कंसीडर ना करें। ITC है, बल्कि उसमें निफ्टी 50 में है ITC, आप उसको कंसीडर ना करें। ये कंपनीज हटाएं। जो कंपनीज बचेंगे, जो सही काम करते हैं, हलाल क्राइटेरिया पे है, आप उनका डेट टू इक्विटी रेशियो निकालें। ऐसी कंपनीज जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो 10 से कम है, 10% से कम है, उसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। देखिए, ऐसा बोला जाता है, जो न्यू इन्वेस्टर्स है, जो बिल्कुल नए इन्वेस्टर है, उनको अगर वो बहुत ज्यादा स्टडी ना करके भी ये जो निफ्टी 50 में जो कंपनीज हैं, इनके ऊपर भी अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो तब भी जो है ना, उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। उसकी वजह यह है कि निफ्टी 50 में जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज है, जो टॉप 50 बेस्ट कंपनीज हैं, ठीक है, वही रहती हैं। जो परफॉर्म नहीं करता, जिसका प्राइस, शेयर का प्राइस गिरेगा, और जो है ना पीछे हटेगा, जिसका मार्केट कैप गिरेगा, उसको वैसे भी निकाल देते हैं लिस्ट में से। तो आप अगर इसको स्टडी करते हैं तो, हाँ जी, वेटेज क्या, तो जिसका कम हो जाएगा उसको हटा देंगे। हाँ, जिसका वेटेज उसका कम हो गया, मार्केट कैप उसका कम हो गया, उसको निकाल दिया। वेटेज कम हो गया, निकाल दिया। जी जी जी। मार्केट कैप गेन्स या लिस्टिंग गेन्स, मार्केट कैप में जो गेन होता है, मतलब स्टॉक का प्राइस आज लिस्ट हुआ, मेरा IPO मार्केट में आया है, और 1 साल के अंदर जो है ना, 100 रुपए का शेयर था, 200 रुपए का हो गया। ये जो पैसा है 100 का, जो 200 हुआ है, किसको जाता है? कंपनी को जाता है? ये कंपनी को नहीं जाता, ये जाता है शेयर होल्डर के जेब में। मैं 100 का शेयर अगर 200 में बेच रहा हूं, तो 100 रुपए जो बनता है, ये मेरा मुनाफा है, मेरा प्रॉफिट है। समझो, मैंने 100 का 200 में बेच दिया, मुझे 100 प्रॉफिट मिल गया, और 100 का 80 हो गया, 20 रुपए मेरा खसारा हो गया, वो भी मेरे जेब से कटेगा। ठीक है, ये ओनर्स को नहीं जाता, कंपनी को नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि भाई आपने 100 का शेयर 200 में बेचा, तो 100 रुपए जो एक्स्ट्रा है, उसका पैसा ले जाके आप कंपनी को दे रहे हैं कि भाई इससे आप बिजनेस करो। नहीं, जो पैसा IPO के टाइम पे मिल गया सो मिल गया, उसी पे जो कैपिटल गेन होगा वो होगा, लेकिन जो मार्केट कैप गेन होगा वो कंपनी को नहीं जाता। ठीक है, गोज फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर को जाएगा, प्रॉफिट अगर होगा या लॉस अगर होगा। मे बी इट मे बी प्रॉफिट और इट मे बी लॉस। हैव वैल्यू व्हेन
प्रमोटर्स इज व्हेन प्रमोटर इज प्लेजिंग हिज स्टॉक्स, प्रमोटर है वो क्या करता है, उसको पैसे की जरूरत है। प्रमोटर मतलब ओनर, समझना आप, जो टर्मिनोलॉजी है वो प्रमोटर ही बोलते, ओनर नहीं बोलते। प्रमोटर है, उसको पैसे की जरूरत है, वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, उसने कर्जा लेना है बैंक से, वो बोलेगा मेरे पास में मेरी अपनी कंपनी है, इसके 30,000 शेयर है, ठीक है, इसका एक का प्राइस 100 रुपए, तो 30,000 इंटू 100, बैंक कैलकुलेट करेगी, उसको एक अमाउंट देगी, बोलेगी ये तुम्हारा, हम इतना तुमको दे सकते, 2 लाख रुपए दे सकते, 30,000 का एक शेयर है, 100 3 लाख होते, हम 2 लाख 3 देंगे। लाख। हाँ 3 लाख का है, वो बैंक पूरा नहीं देता ना, बैंक थोड़ा अपना भी रखता है, जी, तो जी, वो जी। 2 लाख रुपए देंगे। अगर फर्ज करे ये प्राइस नीचे आता है, 30,000 का 20,000 हो गया, बैंक फोन करेगा प्रमोटर को, बोलेगा भाई तुमने जो रखाई थी सिक्योरिटी, जो तुमने प्लेजिंग की थी, उसका प्राइस नीचे हो गया, और शेयर लाओ। इस सूरत में प्रमोटर का या ओनर को इफेक्ट करेगा, अदर देन दैट कोई तरीके से इफेक्ट नहीं होता उसको। दूसरा है बाई बैक। बाई बैक क्या है, जो प्रमोटर है, जो ओनर है, वो अपना जो है ना शेयर होल्डिंग बढ़ाना चाह रहा है, वो 51 है, वो बोलता है मैं 55 पे रखूंगा, या मैं और अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, उसको अपनी बिजनेस में फ्यूचर नजर आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, बाई बैक करते हैं, ऑफर डालेगा या टेंडर डालेगा, बोलेगा ये रेट पे जो है ना, अगर आपके पास स्टॉक है, हम खरीदना चाह रहे हैं, उसको बाई बैक बोलते हैं। उस टाइम पे भी ये रेट कैलकुलेट होगा, ठीक है। तीसरा है प्रमोटर कैन बेनिफिट बाय सेलिंग देयर शेयर्स व्हेन प्राइसेस आर हाई एंड देन दे विल बाय इट अगेन व्हेन द प्राइसेस गोस डाउन। ये बुलिश डाउन। मार्केट में होता है और बहुत सारे लोग करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि ये चल रहा है। ओनर खरीद रहा है। उसके साथ ब्रोकर के साथ या जो है ना ऑपरेटर के साथ मिलते और अपने कुछ शेयर वो प्रमोटर। जो है ना, जैसे ही उसको मालूम है उसकी शेयर की क्या वर्थ है, उसकी शेयर की फर्ज करो 400 रुपए वर्थ है और मार्केट प्राइस चल रहा है 700 रुपए, वो क्या करेगा, बेच देगा। उसको पता है नेक्स्ट का जब नेक्स्ट क्वार्टर का जब रेवेन्यूज जब वो आएगा, स्टेटमेंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस जब देखेगी कंपनी, तो प्राइस अपने आप नीचे आएगा। उसने 700 में बेच दिया और फिर वो जब 300-400 हो रहा है उस टाइम पे वो खरीद लेगा वापस, उस टाइम पे यूज होगा। अदर देन दैट जो भी गेन्स है, जो भी मार्केट कैप के ऊपर गेन्स है, वो जो है ना प्रमोटर को नहीं जाते, कंपनी को नहीं जाते, वो फ्रॉम शेयर होल्डर टू शेयर होल्डर ट्रांसफर होंगे, वॉट एवर इट में बी प्रॉफिट और इट में बी लॉस। ठीक है, तो पहले जो क्लासिफिकेशन था हमने मार्केट कैप के ऊपर क्लासिफाई किया मार्केट को, लार्ज का कैप कंपनीज बोला हमने, मिड कैप बोला है, स्मॉल कैप बोला है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन है। सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन बैंकिंग सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, ठीक है, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो गया, हेल्थ केयर हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया। ये सब अलग अलग सेक्टर है, सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन भी होता है। आपको सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन मार्केट का जो है ना मूड जो होता है, इट विल जंप फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर। अगर आप महीना 1.5 महीना पहले की बात करेंगे तो जो डिफेंस के स्टॉक्स थे वो काफी जो है ना चले हैं, काफी उसमें थे, काफी बुल रन में थे। उसके बाद में रिसेंटली अगर आप 2 हफ्ते पहले की अगर बात करते हैं तो रेलवेज के जो स्टॉक थे, ठीक है, वो काफी उन्होंने रन किया है। अभी फिलहाल आज की बात है, आज कल पीछे 2-3 दिन में जो है ना आईटी सेक्टर चला है। आपको सेक्टर वाइज स्टडी करनी भी आनी चाहिए, या आपको इतना तो देखना आना चाहिए कि क्या हो रहा है, कौन से सेक्टर पे अभी फोकस चल रहा है, समझ रहे हैं। जैसे सोलार के जो पैनल वगैरह बनाते हैं या बैटरीज वगैरह बनाते हैं, सोलार से रिलेटेड कुछ भी है तो वो सेक्टर बूम में है, वो कंपनी जो है ना बूम में है। और होता यह है कि जब एक कंपनी सेक्टर की चलती है तो उसके साथ पैरेलली कुछ दूसरे कंपनीज भी चलते हैं। एक कंपनी है, उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है, उसका प्राइस शूटअप हो गया 100 रुपए से 200 रुपए या 100 रुपए से 150 रुपए। पब्लिक क्या करती है, उसके पीयर्स को देखती है, मतलब उसके एसोसिएट, उसके साथ में उसका कॉम्पिटिटर कौन है, ठीक है। एमरॉन करके बैटरी है, अमरा राजा करके कंपनी है, वो बेचती है एमरॉन बैटरी, उसका शेयर फर्ज करिए हो गया अभी फिलहाल मैं समझता हूँ तकरीबन 1500 के करीब होगा, 1500 1300 1500 के बीच होगा। अब उसका जो रिप्लेसमेंट है वो एक्साइड, आपने EXIDE करके बैटरी है वो देखा होगा आपने, उसका जो रिप्लेसमेंट है वो। तो जब एमरॉन शूटअप हो जाएगा तो पैसा कहाँ जाएगा, पैसा जो है ना नेक्स्ट जो उसका कॉम्पिटिटर है उस पे जाएगा।
तो सेक्टर वाइज बूम चलता रहता है। एक सेक्टर होगा उसमें बूम चलेगा महीना 2 महीना, फिर उसके बाद में सेक्टर शिफ्ट होगा, दूसरे सेक्टर में बूम चलेगा 2-3 महीने, फिर उसके बाद में सेक्टर शिफ्ट हुआ 2-3 महीने चला। मिसाल के तौर पे गर्मा आ गया तो ये जो कूलर बनाने वाली कंपनियां हैं, एसी बनाने वाली कंपनियां, आप देखेंगे उनका शेयर जो है ना ऑटोमेटिक शूटअप हो जाता है। सही है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे रोकेंगे हम, खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके आगे की जो स्टडी होगी, जो क्लासिफिकेशन, जो फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, ये हम फर्दर क्लासेस में हम सीखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, 2 चीज और देखेंगे। जो हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ना कंपनी की, उसकी कुछ वेबसाइट्स होती हैं, कुछ स्क्रीनर्स वगैरह होती हैं, वहां पे हम जाके करते हैं। एक मैं जाऊंगा tijorifinance.com। ठीक है, मैं यहाँ पे गया, मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैं नजर आ रहा है आप लोगों को सबको? जी हाँ, मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? तिजोरी मैंने खोला है, tijorifinance.com खोला है, नजर आ रहा है ना सबको? हाँ, दिख रहा है। अब जी देखिए जी ये नजर आ रहा रिसर्च टूल्स है, ये देखिए रिसर्च टूल्स है। यहाँ पे मैं गया, मैंने यहाँ गया मार्केट मॉनिटर में मैं गया। ओके, तो ये हेडलाइन है, ये निफ्टी 50 जो मैंने बताया, नेक्स्ट 50, मिड कैप 150, स्मॉल कैप 200, माइक्रो कैप, ये किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ये इसकी स्टडी है। आज जो है ना ये 0.8% शूटअप हुआ है, और ये नेक्स्ट 50 जो है ना -1%, ये 1.1% ये नीचे गया है। और पिछले एक हफ्ते में ये 2% शूटअप हुआ है, पिछले एक महीने में ये 5.3% शूटअप हुआ है, पिछले 3 महीने में ये 12% शूटअप हुआ है। ये ग्रीन है ना ये, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं आज का ये इस तरह से अगर मैं आज का मार्केट में स्टडी करूंगा, ये मैं नीचे आ रहा हूं, 1 डे में अगर देख रहा हूं, तो ये अलग अलग सेक्टर्स है, इंश्योरेंस, एफएमसीजी, जनरल इंश्योरेंस, ऑयल रिफाइनरीज, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, पॉलीमर्स, पब्लिक बैंक्स, ये अलग अलग आपको सेक्टर्स मिलेंगे यहाँ पे। तो आज कौन से सेक्टर में, देखिए पैकेज्ड मीट जो था ना आज पिटा -3.7%। टेलीकॉम इंडस्ट्री पिटी है, हॉस्पिटल नीचे, प्राइवेट बैंक्स नीचे, अल्कोहल नीचे। मैं सिर्फ स्टडी के लिए बता रहा हूँ, मतलब अल्कोहल, मतलब ये नहीं है कि मैं अल्कोहल के लिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो ये आप जो है तौफीक ना भाई, एक ऑयल थोड़ा सा, इंडस्ट्री ऊपर गई। तौफीक भाई, ऑयल इंडस्ट्री ऊपर गई ना आज? यहाँ दिखाएगा ओवरऑल जो है ना, ओवरऑल आपको यहाँ पे मार्केट आप देख सकते। बैटरीज है, बैटरीज में देखिए आज 2.2 गया है नीचे, लेकिन ओवरऑल अगर 3 महीने की स्टडी करेंगे तो सबसे ज्यादा रिटर्न, वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न है ये, 37% रिटर्न दिया है बैटरीज ने, बैटरीज का जो सेक्टर है। ठीक है, ये देखिए ये 27% है। पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट, गवर्नमेंट के कंपनीज, 26% रिटर्न मिला है पिछले 3 महीने में। लॉजिस्टिक 31% रिटर्न मिला है। ठीक है, आज आईटी पे देखते हैं, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नीचे गया, नीचे गया। ऊपर ले, ऊपर गया, ऊपर। डिपॉजिट्स, होल्डिंग, सीमेंट, टेलीकॉम, ये आईटी मिड कैप, आईटी मिड कैप, आईटी स्मॉल कैप, कोई खास वो नहीं है। मतलब आज का जो है ना ये सॉरी 1 डे 0.5% ऊपर गया है ये, सॉरी ये तो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस वर्सन 52 वीक्स है, ये वर्सेस है, ये 0.5% ऊपर गया है। और ये इस हफ्ते में जो है ना आईटी जो है ना 6%
4% रिटर्न दिया आईटी ने इस हफ्ते में, इस वीक में, और एक महीने में 12% रिटर्न दिया, 10% रिटर्न दिया है। तो इस तरह से जो है ना सेक्टर वाइज शिफ्टिंग होती रहती है। तो आपको थोड़ा सा सेक्टर पे भी फोकस करना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर में अभी ज्यादा मूवमेंट है, खास तौर से जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है ना जी। कैसा फोकस किस पे कैसा मालूम होता? अब वो सेक्टर में जो कंपनीज है उसमें जाना आप। ये कंपनीज है, देखिए मैं प्लस खोला, ये साइन, ये सेक्टर में ये कंपनीज है सारे। आईटी पे आते हैं, देखते हैं आईटी मिड कैप, ये सारे कंपनीज है आईटी मिड कैप में। और कौन सी कंपनी ऊपर गई है, कौन सी कंपनी नीचे गई है, यहाँ से मिल रहा है आपको। एम्फोसिस, ये 2 कंपनी है जो ऊपर उठी हैं, बाकी कंपनीज नीचे गई हैं। सॉरी, ये 3-4 कंपनीज है, ये भी है, टाटा है, ये नीचे गई है, क्वेस्ट, ओरेकल फाइनेंस नीचे गया है, एम्फोसिस ऊपर है, इन्फोबीम नीचे है, इंडिया मार्ट ऊपर है, कोफोर्ज नीचे है। इस तरह से ये देखिए, ये ज़ेन टेक्नोलॉजीज ऊपर है, टेक सॉल्यूशंस ऊपर है, सोनाटा ऊपर है, ये नीचे है, सास्केन टेक्नोलॉजीज नीचे है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक क्विक ओवरव्यू मिलता है कि ये आपको इनिशियल स्टेज में काम आएगा। जैसे आप कौन से स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है या कौन से शॉर्ट टर्म के लिए, तो ट्रेडर्स के लिए तो दिस इज ए वेरी गुड प्लेस एक्चुअली। ये जो है ना 6 महीने, 1 साल, 2 साल, इसके लिए ये पेड अकाउंट लेना पड़ता है। ये तो अभी फ्री अकाउंट में हमको 3 महीने तक का नजर आ रहा है। ओके, ये सब चीजों के लिए पेड अकाउंट लेना पड़ता है। इसी में मैं यहाँ पे ये ऊपर आया, मैं अगर बोलूं इन्फोसिस, मैं कंपनी का नाम मारूंगा यहाँ पे, इन्फोसिस लिमिटेड। नजर आ रहा है ना मेरा स्क्रीन? हाँ भाई लोग, नजर आ रहा है स्क्रीन? जी 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 आ रहा है। ये देखिए, जी आ रहा है। मैं जा रहा हूँ फाइनेंशियल्स में, ये है रेशियोस, सही है। रेशियो में मुझे मिला, ये क्या है, डेट टू इक्विटी, ये नजर आ रहा है। मार्च 2015 से आज तक, मार्च 2024 तक इस कंपनी ने कोई खर्चा, मतलब बड़ा खर्चा इन्होंने नहीं लिया हुआ। इसकी डेट टू इक्विटी ये अदर इनकम में देखना है। तौफीक भाई कोई फोन पर बात कर रहे होंगे। अच्छा तौफीक भाई आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
तौफीक भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूटेड हैं। मैं कैसे मॉल कैसे